हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अपना न्यू एक्ट है, उसका नाम क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब देखिए, जैसे आपको पता ही है कि इंडिया की जो 100% वेल्थ में से 73% वेल्थ केवल 1% लोगों के पास है। यानी 1% लोग इंडिया की 73% जो वेल्थ है, संपत्ति है, उसको ऑन कर रहे हैं। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया किस और जा रहा है। एक तरफ तो एम्प्लॉयर है, बिजनेसमैन है, जो एम्प्लॉय को क्या है कि बेयर मिनिमम वेजेस दे के भी राजी नहीं है। ठीक है। और जो बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लेता है, तो बैंकों का भी देके राजी नहीं होता। तो गवर्नमेंट से अन्य अन्य प्रकार की सब्सिडी मांगता है वो। ठीक है। तरह तरह के बेनिफिट मांगता है। बट आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी इक्विटी के ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट जब जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस देने की बात आती है, तो वहां पे क्या है कि उनके साथ क्या किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है। ठीक है। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, वो लाया ही इसलिए गया था कि कम से कम एक बेयर मिनिमम वेजेस तो एम्प्लॉय को मिलने ही चाहिए। अब मान लीजिए देश की आबादी ज़्यादा है, ठीक है, और जो निचले तबके के लोग हैं उनको होता है कुछ तो मिले, हमें नौकरी तो मिले, जॉब तो मिले, काम तो मिले। ठीक है। तो इसका क्या होता है, जो धनाढ़ लोग होते हैं, पैसे वाले जो बिजनेसमैन होते हैं, वो ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए कि जहाँ पे क्या है कि जो बिजनेसमैन है वो एक वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन करे। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लाया गया। मकसद ये था कि एक बेयर मिनिमम वेजेस तो कम से कम मिलने चाहिए, जिससे क्या है कि एक बेयर जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो मेंटेन किया जा सके। एक जो बेयर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन किया जा सके और मिनिमम वेजेस एटलीस्ट दिए जा सके। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि जिस एम्प्लॉयमेंट को जिस एम्प्लॉयमेंट में सरकार जो मिनिमम वेजेस तय करती है, जिस एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि सरकार जो मिनिमम वेजेस तय करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब इसके भी दो पार्ट हैं, पार्ट वन, पार्ट टू। ठीक है। पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट टू जो है वो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट तय की हुई है, जहाँ मिनिमम वेजेस तय कर रखे हैं। और पार्ट टू है जो अदर। ठीक है। कुछ एक एम्प्लॉयमेंट बता रखी हैं पार्ट वन में, और जो पार्ट टू है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। अब पार्ट वन में क्या है कि गवर्नमेंट को पावर दी गई है इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत सरकार को पावर दी गई है कि वो अगर कुछ और एम्प्लॉयमेंट ऐड करना चाहे, यानी एज ए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट तय करना चाहे, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि कुछ और एम्प्लॉयमेंट को वो एडिशन कर सकती है इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट इस एक्ट के अंडर कवर होगी, जिन जिन एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल होंगे, उन एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे हम, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो जो जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होंगी, तो वहाँ मिनिमम वेजेस तय किए जाएंगे। ठीक है। और जो मिनिमम वेजेस हैं वो कम से कम बनी वो वेजेस हैं जो जो तो पे करना ही पड़ेंगे एम्प्लॉयर को। अगर एम्प्लॉयर इतने वेजेस भी नहीं पे कर सकता, तो उसको बिजनेस करने का हक ही नहीं है। उसे बिजनेस करने का क्या है, हक ही नहीं है, राइट ही नहीं है। ठीक है। तो मिनिमम वेजेस में यही सारी स्टोरी पढ़ेंगे कि जो एक तो एम्प्लॉयर की क्या डेफिनेशन है, एम्प्लॉय की क्या डेफिनेशन, जो बेसिक्स डेफिनेशन है जो बहुत कम पूछी जाती हैं, पहले तो हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से क्या है कि जो वेजेस है वो तय करती है, जो मिनिमम वेजेस है किस प्रकार से तय करती है, कितने कितने सालों के बाद उन वेजेस को रिव्यू किया जाता है। ठीक है। किस प्रकार से उसको फिक्स किया जाता है, किस प्रकार से चेंजेस किया जाता है। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर जो है, अगर एम्प्लॉय को अगर मिनिमम वेजेस भी पे नहीं करता, तो एम्प्लॉयर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये सारी बातें क्या इस एक्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्ट का नाम आपको पता ही है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। कहते हैं एक्ट का मकसद क्या था। एक्ट का मकसद यही था कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो वर्कमैन हैं, उनको क्या है कि एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम वेजेस तो पे किए जाएं उन्हें। ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो सर्टन एम्प्लॉयमेंट कौन सी हैं, जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो सर्टन एम्प्लॉयमेंट्स में क्या है कि एक जो मिनिमम वेजेस है वो एटलीस्ट पे किए जाएं। ठीक है। एक केस स्टडी है, केस स्टडी कौन सी है, इन बख्शीश सिंह वर्सेस दर्शन इंजीनियरिंग वर्क्स द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज वन प्रिंसिपल विच एडमिट्स ऑफ नो एक्सेप्शंस, नो इंडस्ट्री हैज राइट टू एग्जिस्ट अनलेस इट इज एबल टू पे इट्स वर्कमैन एटलीस्ट ए बेयर मिनिमम वेज। जो मैंने आपको बताया था, कहते हैं इस केस लॉ में वो डिसीजन दिया गया कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये बात कही गई कि कहते हैं कि देखिए एक सिद्धांत तो तय है, एक सिद्धांत तो तय है कि क्या, कि अगर एक इंडस्ट्री, एक एम्प्लॉयर अगर बेयर मिनिमम वेजेस भी पे नहीं कर सकता, तो उसे बिजनेस करने का हक ही नहीं है। ठीक है। इफ एन एम्प्लॉयर कैन नॉट मेंटेन हिज एंटरप्राइज
विदाउट कटिंग डाउन द वेजेस ऑफ हिज एम्प्लॉय बिलो इवन ए बेयर सब्सिस्टेंस और मिनिमम वेज ही वुड हैव नो राइट टू कंडक्ट हिज एंटरप्राइज ऑन सच टर्म्स। कहते हैं कि एम्प्लॉयर जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय के वेजेस घटाए बिना अगर बिजनेस ही नहीं चला सकता, अगर एक एम्प्लॉयर बोलता है कि देखिए मैं बिजनेस तभी कर पाऊंगा जब तक क्या है कि जब क्या है कि ये वेजेस इनके घटाए जाएंगे, तो एक एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉय को ये बोलता है कि आपके वेजेस जो है कि जो बेयर मिनिमम वेजेस हैं पहले ही, ठीक है, उससे भी उतने भी मैं पे नहीं कर सकता, ठीक है, उतने भी मैं पे नहीं कर सकता। अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो मुझे आपके वेजेस गए घटाने पड़ेंगे, और तो ऐसे एम्प्लॉयर को बिजनेस करने का हक ही नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का कि जो वर्कर्स हैं उन्हें कहें कि एक बेयर मिनिमम वेजेस तो मिले। ठीक है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर एक एम्प्लॉयर एक बेयर मिनिमम वेजेस भी पे नहीं कर सकता तो उसे बिजनेस करने का हक ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एज यूजुअल एप्लीकेबिलिटी। तो ये एक्ट पूरे देश में लागू होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज एप्लीकेबल टू कंप्लीट इंडिया, एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल। एक्ट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स फॉर विच दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द शेड्यूल टू दिस एक्ट। ठीक है, तो जो शेड्यूल में बताया गया है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, मैंने बताया शेड्यूल में बता रखा है कि एक पार्ट 1 है एक पार्ट 2 है। पार्ट 2 में एग्रीकल्चर में सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट्स है और पार्ट 1 बाकी का है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि कुछ एक एम्प्लॉयमेंट्स को वो डिलीट करना चाहती है, कुछ एक एम्प्लॉयमेंट एडिशन करना चाहती है, वो कर सकती है। ठीक है, और ये बता कहाँ रखा है शेड्यूल में, तो इसे क्या बोलते हैं इसलिए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में है तो वहाँ गवर्नमेंट क्या है कि मिनिमम वेजेस तय करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है कुछ एक डेफिनेशन जो रेलेवेंट है, तो सारी तो यहाँ कवर नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट डेफिनेशंस हैं केवल वही यहाँ पे कवर की गई हैं। तो सबसे पहले क्या है अडोलसेंट की डेफिनेशन। अब आपको पता है कि चाइल्ड होता है, फिर अडोलसेंट होता है, फिर अडल्ट होता है। अडल्ट क्या है कि जिसकी आयु 18 साल या 18 साल से ऊपर है। ठीक है, 18 साल या 18 साल से ऊपर है, ठीक है, जिसने 18 साल पूरे कर लिए यानी कि। अडोलसेंट क्या होता है, जिसकी उम्र क्या है कि 14 साल के ऊपर है, ठीक है, बट अभी उसकी 18 से कम है, तो 14 से लेके 18 के बीच में, 14 हो चुकी है उससे ऊपर है या फिर, ठीक है, या 18 और 18 साल से नीचे है। 18 साल जैसी ही हो जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगा वो अडल्ट। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखिए जो लेबर के रिगार्डिंग है, ठीक है, जो लेबर के रिगार्डिंग जो मुद्दा है, जो मैटर है, ये आता है संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है कि जहाँ पे सेंटर प्लस स्टेट दोनों सरकारों को कानून बनाने का हक होता है। ठीक है, जो लेबर है, वर्कर्स का जो मामला है, हेल्थ का जो मामला है, एजुकेशन का जो मामला है, एनवायरनमेंट का जो मामला है, ये कहाँ आता है लिस्ट 3 में। ठीक है, संविधान की लिस्ट 3 है, ठीक है, लिस्ट 3। ये लिस्ट 3 क्या है, वो वाले लिस्ट जिसमें वो वाले मैटर्स दिए गए हैं जिसके ऊपर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं जिन मुद्दों पे, ठीक है, वो क्या है लिस्ट 3 में बताए गए हैं, वो क्या है कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, अब इसमें जो बात की गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। तो यानी कि ये जो कानून की जो पावर है इसके तहत वो दोनों सरकारों के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी है। ठीक है, तो कुछ स्थानों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वेजेस वगैरह तय करती है, और कुछ एक स्थानों पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वेजेस तय करती है। अब वो कैसे, अब मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है या ऐसी एक संस्था है जो सेंटर के कंट्रोल में है, जो ऑन्ड मैनेज और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे BSNL है या इंडियन रेलवेज है या पोर्ट हैं या माइंस हैं या कोल फील्ड्स हैं, ये किसके अंडर आती हैं, ये आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो वहाँ पे क्या है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बाकी केसेस में कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है इन रिलेशन टू द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और इन रिलेशन टू माइन, ऑयल फील्ड और मेजर पोर्ट और एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट। ठीक है, तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो कैरी ऑन की जा रही है बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो सेंटर के नीचे है, जो सेंटर द्वारा या सेंटर के अंडर चलती है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या होगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। या कोई मेजर पोर्ट है या माइन है, ऑयल फील्ड है, ठीक है, प्लांटेशन इवन, तो वहाँ पे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। ठीक है, बाकी किस्म में क्या है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना,
नेक्स्ट है एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर का कैसे बता रखा है, फैक्ट्री के केस में अलग, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है वो अलग, जो लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में है वो अलग, ठीक है, एक अदर केस हो गया। तो यहाँ कहते हैं एम्प्लॉयर कौन है, एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर पर्सन। डायरेक्टली यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वही है, ठीक है, मैंने आपको काम पे रखा हुआ है तो मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हूँ। तो मैं अगर आपको किसी और के थ्रू पे काम पे रखता हूँ तो मैं कौन हुआ, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है। जो जिसके थ्रू आप आए थे मेरे पास उसे क्या बोलेंगे, इमीडिएट एम्प्लॉयर। क्या बोलते हैं, इमीडिएट एम्प्लॉयर, ठीक है। जो व्यक्ति डायरेक्टली या किसी के थ्रू काम पे रखता है किसी को, और वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, वन और मोर एम्प्लॉयज इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कौन हुआ, कोई भी व्यक्ति जो किसी को एम्प्लॉय करता है डायरेक्टली खुद या किसी के जरिए, ठीक है, किसी के जरिए एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को उस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जिसके रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस तय किए गए हैं उसे क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। अब आगे ध्यान से समझना, एंड इंक्लूड्स। फैक्ट्री के केस में क्या है, फैक्ट्री के केस में क्या है, जो मैनेजर है, फैक्ट्री के केस में याद रखिएगा, फैक्ट्री के केस में क्या याद रखना है, मैनेजर। कौन सा मैनेजर, कि जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जिसे हम मैनेजर बोलते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जो मैनेजर की डेफिनेशन में दिया गया कि ये मैनेजर होगा, तो वही मैनेजर यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर माना जाएगा, ठीक है। इन ए फैक्ट्री वेयर दर इज कैरिड ऑन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, ये वर्डिंग सेम रहेगी बार बार, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे क्या है कि उस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखे हैं सरकार ने, ठीक है। तो एनी पर्सन नेम्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एज मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, तो फैक्ट्री केस में क्या हो गया, मैनेजर, ठीक है। कोई और शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो व्यक्ति, ठीक है, ये वर्डिंग सेम रहेगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो कोई भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन इंडिया, तो वहाँ पे कौन है, पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड, ठीक है, बाय सच गवर्नमेंट फॉर द सुपरविजन कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अपॉइंट किया गया तो जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। अगर किसी लोकल अथॉरिटी के नीचे आ रही है कोई शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे जो पर्सन अपॉइंट किया गया है एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कंट्रोल करने के लिए, सेम वर्डिंग है, ठीक है। पर यहाँ वहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट के केस में एचओडी था। अगर कोई ऐसा बंदा नहीं अपॉइंट किया गया, यहाँ पे क्या है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी। किसी अन्य केस में क्या होगा, द ओनर फॉर सुपरविजन, ठीक है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर, कोई भी बंदा जो ओनर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फॉर द सुपरविजन कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज और फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। तो सीधा सीधा याद रखने का तरीका है, कहते हैं कि देखिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन टू द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, इन रिलेशन टू द फैक्ट्री, ठीक है। पहला क्या है, फैक्ट्री के केस में कौन होगा, जो मैनेजर है, ठीक है, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम्प्लॉयर, ठीक है। और जो कहते हैं कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो क्या है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, रन बाय द गवर्नमेंट या अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, वहाँ पे कौन होगा, तो पर्सन ऑथराइज टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या जो क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करेगा या कंट्रोल करेगा, ठीक है। पर्सन जो ऑथराइज है वो हो जाएगा। अगर कोई पर्सन ऑथराइज नहीं है, ठीक है, नो सच पर्सन ऑथराइज, सच पर्सन ऑथराइज, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एचओडी, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर कहते हैं कि अगर लोकल अथॉरिटी का केस है तो वहाँ पे भी सेम आएगा वर्डिंग, ठीक है, जो पर्सन ऑथराइज है बाय द लोकल अथॉरिटी फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऑथराइज नहीं किया गया तो वहाँ पे कौन हो जाएगा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लोकल अथॉरिटी। अदर केस में कौन आएगा, ठीक है, इन एनी अदर केस में कौन है, जो बंदा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, टू द ऑनर। ये जो क्या है, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है टू द ऑनर, रिस्पॉन्सिबल टू द ऑनर, ठीक है जी। सीधी सीधी सी बात है, इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट
इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वेजेस हैव बीन फिक्स्ड। तो एम्प्लॉयर क्या है कि जो एम्प्लॉय करता है खुद डायरेक्टली या थ्रू एनी अदर पर्सन, एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति को, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे एम्प्लॉयर। फिर बता दिया कि फैक्ट्री की केस में जो मैनेजर है वो क्या है, एम्प्लॉयर है। जो मैनेजर क्या है, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ठीक है। और दूसरा है कि जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट या रन बाय द गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जिस व्यक्ति को ऑथराइज कर रखा है टू रन द अफेयर्स और टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो वो व्यक्ति ही क्या, वही व्यक्ति जो ऑथराइज किया गया है उसे क्या मान लिया जाएगा, एम्प्लॉयर। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अपॉइंट किया गया, ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा कि वहाँ का जो HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर यही केस लोकल अथॉरिटी का है तो सेम, जिसको ऑथराइज किया गया है, ऐसा कोई ऑथराइज नहीं किया गया, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा, ठीक है। इन एनी अदर केस जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति क्या है ऑनर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको कंट्रोल या सुपरवाइज करना है। सिंपल हो गया। इस तरीके से आपको ये याद रखना है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, इन शिव प्रसाद घोष वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज, इट वॉज हेल्ड दैट अंडर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एम्प्लॉयर, any person responsible to the owner for supervision and control of employees or for payment of wages is also an employer, ठीक है, जो हम ये पॉइंट में करके आए थे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर में क्या है कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबल टू द ऑनर है फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, या जो एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना है, तो उनके वेजेस पे करने हैं, उसके लिए जो एम्प्लॉयर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है उसे भी हम क्या बोल देते हैं, एम्प्लॉयर। यानी मान लीजिए एम्प्लॉयर ने किसी एक मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है कि भैया तूने कैलकुलेट करने हैं वेजेस हर एक एम्प्लॉय के, उनको वेजेस पे तो नहीं करने हैं, ठीक है, सारा उसको मतलब ऑथराइज कर रखा है, तो उसे भी क्या है, एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा, ठीक है, उसे ही एम्प्लॉयर माना जाएगा। ठीक कहते हैं केस स्टडी है इन AV प्रकाश वर्सेस सीनियर लेबर इंस्पेक्टर, इट वॉज हेल्ड बाय द हाई कोर्ट दैट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर इज ए रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन एंड ओनली ए पर्सन हु एम्प्लॉयज वन और मोर एम्प्लॉयज इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वुड बी एम्प्लॉयर within the meaning of the act, and no doubt it includes the employees as detailed in various sub clauses of section 2E, ठीक है। तो कहता है कि एक तरफ तो पहले स्टार्टिंग में ये बताया गया कि जो भी बंदा एक या एक से ज़्यादा बंदे काम पे रखेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू विच द मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, तो वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा बंदे काम पे रखे तो उनको मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे। उसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पे भी बता रखा है, ठीक है, ये भी बता रखा है कि यहाँ ये भी क्या है, सारे के सारे क्या है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये लोग भी क्या है, एम्प्लॉयर हैं इन रिलेशन टू फैक्ट्री मैनेजर हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे क्या है कि जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी है, ठीक है, जिसको ऑथराइज किया गया है सुपरवाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए एम्प्लॉयज़ के, तो वो बंदा क्या मान लिया जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं अपॉइंट किया तो HOD, ठीक है। ऐसे ही लोकल अथॉरिटी के केस में क्या था, तो बंदा अपॉइंट किया गया है या फिर CEO, अगर ऐसा कोई अपॉइंट नहीं किया गया। अदर केस में क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल है टू द कंट्रोल एंड पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है, टू द ऑनर, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो सिंपल है ये। नेक्स्ट है वेजेस की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लोज H डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। तो कहते हैं वेजेस में क्या है, कुछ भी रेम्युनरेशन मिल रहा है किसी प्रकार का काम करने के बदले, इसे क्या है कि पैसे के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऑल रेम्युनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और implied or fulfilled be payable to the persons employed in respect of his employment or of work done in such employment and includes HRA, house rent allowance, but does not include the value of। अब सीधी सी बात कह रहे हैं, कुछ खास नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, ऐसी चीज़ पूछी भी नहीं जाती वैसे तो, ठीक है। कहते हैं कि वेजेस में क्या है कि वो सारा का सारा रेम्युनरेशन, जिसे क्या है कि आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारा का सारा रेम्युनरेशन जिसे आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो ये रेम्युनरेशन मिला है, अब जो ये रेम्युनरेशन मिला है, हो सकता है कि ये अंडर द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मिला है विद द एम्प्लॉयर, या अंडर द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट बाय बिहेवियर, ठीक है, और एक्सप्रेस क्या है कि जो क्या है कि वर्बल या फिर रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके तहत मिला है, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि HRA आएगा, इंक्लूड HRA बट डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ। अब हाउस रेंट अलाउंस इसमें आ जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस इसमें आ जाएगा, ठीक है। और क्या नहीं आएगा, हाउस अकोमोडेशन। अब HRA तो अलाउंस है, हाउस अकोमोडेशन क्या होता है, फैसिलिटी प्रीक्विजिट, ठीक है, वो नहीं आएगा, बट डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी दे रखी है हाउस अकोमोडेशन की, लाइट की,
ठीक है, अटेंडेंस की, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। एनी अदर अमेनिटी और एनी सर्विस एक्सक्लूडेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कोई ऐसी अमेनिटी या कोई ऐसी भी सर्विस जो गवर्नमेंट ने साफ साफ ऑर्डर दे रखा है कि ये क्या है कि वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, बात खत्म। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया गया एम्प्लॉय द्वारा पेंशन फंड में, एम्प्लॉयर्स द्वारा, ठीक है, पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में, या अंडर एनी स्कीम ऑफ द सोशल इंश्योरेंस, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जैसे ईएसआई फंड होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, अब जो एम्प्लॉय है वो तो अपनी जेब में से देता है, वो तो अलग चीज़ हो गया ना, उसका तो पर्सनल जेब में से देता है वो तो। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, ना ही यहाँ ट्रैवलिंग अलाउंस आएगा, ना ही ट्रैवलिंग कंसेशन की वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एनी सम पेड टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटाइटल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब कहते हैं कि देखिए कुछ एक खर्चे होते हैं, अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही ऐसा है, जो एम्प्लॉय के खर्चे होते हैं, अब वो खर्चे अगर एम्प्लॉयर बेयर करता है, उसको दे देता है, रिएम्बर्स कर देता है, तो उसके ऑब्वियसली क्या है कि वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सेल्समैन है, एक सेल्समैन है, तो अब उसका वो मार्केट में रहता है, उसका पेट्रोल डीजल का खर्चा आता है, अब वो एम्प्लॉयर उसको पे कर देता है। अब ये एम्प्लॉयमेंट का नेचर ही ऐसा है कि ऐसा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, और एम्प्लॉयर उसको रीएम्बर्स भी कर देता है, तो वो उसके वेजेस का पार्ट नहीं माना जाता। और जो ग्रेचुटी पेबल ऑन डिस्चार्ज, जो एम्प्लॉय रिटायर वगैरह होता है तो उस समय जो ग्रेचुटी पे की जाती है कोई वेजेस का पार्ट नहीं होती। तो वेजेस हैं क्या फिर? कहते हैं कोई भी हर प्रकार का रेमोनरेशन जो वर्कर को पे किया जाता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में भी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि जो हाउस रेंट अलाउंस है वो आ जाएगा, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा, बट बाकी का सारा कुछ काफ़ी कुछ छोड़ दिया गया। अब मोटा मोटा अगर देखिए तो क्या है, एक हाउस अकोमोडेशन है, उसके बाद कोई इलेक्ट्रिसिटी है या पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी या कुछ और प्रकार की अमेनिटी या अटेंडेंट वगैरह दे दिया, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। उसके अलावा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई अमेनिटी बता रखी है, कोई फैसिलिटी बता रखी है, कोई सर्विस बता रखी है, किसकी वैल्यू वेजेस का पार्ट नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। अब एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूट करता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड या कोई और फंड जो वेलफेयर फंड है, उसका जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी का पार्ट, वेजेस का पार्ट नहीं बनेगा। या कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है या कोई ट्रैवलिंग कंसेशन है, वो भी इसका पार्ट नहीं बनेगी। या कोई सोशल इंश्योरेंस वगैरह है, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो वो भी क्या है, वेजेस का पार्ट नहीं बनती। जब ग्रेचुटी या रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है, वो भी क्या है, इसका पार्ट नहीं बनती। तो बेसिक याद करिए कि जो सोशल जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, सोशल जो पेमेंट्स होती हैं एम्प्लॉय को जो पे की जाती हैं वो इसमें नहीं आती। जैसे कि ठीक है, अब कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड हो गया एम्प्लॉयर द्वारा, वो नहीं आएगा। जो ग्रेचुटी पे की जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, वो नहीं आएगी। उसके अलावा कोई भी जो खर्चा है जो एम्प्लॉय पे कर रहा है, क्योंकि उसके नेचर ही ऐसा है एम्प्लॉयमेंट का, उसे वो खर्चना पड़ता है और एम्प्लॉयर उसको दे देता है। अब एम्प्लॉयर जो ये खर्चा दे रहा है उसको, ठीक है, रियम्बर्स कर रहा है, तो ये उसके वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस है या ट्रैवलिंग कंसेशन है, ट्रैवलिंग अलाउंस है या ट्रैवलिंग कंसेशन है, तो ये भी क्या है कि सैलरी का या वेजेस का पार्ट नहीं माना जाता। ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रैवलिंग जो कंसेशन है, ठीक है, वो भी नहीं इसका पार्ट माना जाता। या हाउस अकोमोडेशन, हमने बताया कि हाउस अकोमोडेशन है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, या कोई अटेंडेंट का पैसा दे दिया है, या कोई अमेनिटी जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है कि इसकी वैल्यू जो है वेजेस का पार्ट नहीं बनेगी। तो आया बेसिकली एचआरए या कोई भी और भी रेम्युनरेशन, इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है मनी में, और ये स्पेसिफिक क्या है, एक्सक्लूड कर दिए गए, ठीक है ना। तो कहते हैं कि सेक्शन 2 क्लोज एच ये डिफाइन किया गया वेजेस, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये वेजेस की है, ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम वेजेस की नहीं है, ठीक है, नॉट मिनिमम वेजेस। इट इज अप टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू फिक्स द मिनिमम वेजेस कंसिडरिंग इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए, ठीक है। वो सारा कुछ देखेगी कि एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार की है, किस प्रकार का सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्रोप्राइटर है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, किस प्रकार की वो सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये गवर्नमेंट सारे फैक्ट कंसिडर करने के बाद ही डिसीजन लेती है। नेक्स्ट है इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए पीस रिलेटेड वर्कर, ये याद रखिएगा कि जो पीस रिलेटेड वर्कर हैं वो भी इंटाइटल्ड होते हैं टू गेट द मिनिमम वेजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज आउटपुट। अब पीस रिलेटेड वर्कर्स हैं, उनकी आउटपुट कितनी है, कम है, ज़्यादा है, कुछ भी है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए हैं वो तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अभी तक हमें क्या समझ आया कि जो एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसका मकसद क्या था
कि जो वेजेस वर्कर्स हैं उनको क्या है कि कम से कम बेयर मिनिमम वेजेस तो मिलें। उसके अलावा हमने एम्प्लॉयर की डेफिनेशन करी कि इन रिलेशन टू द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड। तो एक व्यक्ति जो एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहा है, एक व्यक्तियों को एम्प्लॉय कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। फिर हमने वो डिस्कस किया कि फैक्ट्री के केस में मैनेजर है, ठीक है, फैक्ट्री के केस में क्या है, मैनेजर है, और जहाँ पे क्या है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है एक ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पे क्या है कि जिसको कंट्रोल दे रखा है, एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने का हक दे रखा है, ऑथराइज कर रखा है, या एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करने का, वेजेस पे करने का हक दे रखा है, तो वो व्यक्ति क्या है, एम्प्लॉयर है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अपॉइंट किया तो वहाँ पे क्या था हमारा, और ठीक है, वहाँ पे हमारा था गवर्नमेंट की केस में क्या था, सीईओ था, नहीं, वहाँ एचओडी था, ठीक है, एचओडी। लोकल अथॉरिटी के केस में क्या है, सेम ऐसे ही है, जिसे ऑथराइज कर रखा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, उनके वेजेस पे करने के लिए। और ऐसा कोई अगर नहीं कर रखा तो वहाँ पे सीईओ आ जाएगा, ठीक है। इन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट के केस में क्या आएगा, इन एनी अदर केस वहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है टू द ऑनर फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस या फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्कर्स, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो वेजेस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय की डेफिनेशन। अब कहते हैं कि एम्प्लॉय में कौन कौन आएगा। एम्प्लॉय में क्या है, एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड टू डू एनी वर्क स्किल्ड या अनस्किल्ड, मैनुअल या क्लरिकल इन ए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, जिसे काम पे रखा गया है पैसों के लिए, फॉर हायर और रिवॉर्ड, काम कोई भी हो सकता है, ठीक है, काम किसी प्रकार का भी है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, मैनुअल है, क्लरिकल है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, ये वर्डिंग याद रखना, हर जगह ऐसे ही आता है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक्ट लागू वहीं पे होता है। ये एक्ट लागू ही कहाँ पे है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, तो वहीं पे तो एक्ट लागू हो रहा है, तो वो नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड टू डू एनी वर्क दैट मे बी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ठीक है, उसके अनस्किल्ड, मैनुअल और अदरवाइज। और इसमें आउट वर्कर भी आता है, वर्डिंग याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आउट वर्कर इसमें आता है। आउट वर्कर क्या आता है कि आपको काम दे दिया, ठीक है, जैसे बीड़ी बनानी है, बीड़ी रोल करनी है, उसमें से मसाला डालना है, तो आप आउट वर्कर जो है मतलब वो घर बैठा है आराम से कहीं, यानी कि फैक्ट्री के बाहर बैठा है, फैक्ट्री के बाहर कहीं भी उसको काम करने का मौका दे दिया। जैसे क्या है कि आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। इंक्लूड्स आउट वर्कर टू होम एनी आर्टिकल्स और मटेरियल्स आर गिवन out by another person to be made up, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, repaired, adapted, or otherwise processed from sale for the purpose of the trade or business of that other person, where the process is to be carried out either in home of outworker or in some other premises not being the premises under the control and management of that person, ठीक है। तो यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसके प्रेमिसेस में काम नहीं हो रहा, ठीक है, याद रखिए बस, एम्प्लॉयर के जो प्रेमिसेस हैं तो वहाँ काम नहीं हो रहा, ठीक है। अब जो आउट वर्कर का मतलब ही क्या है कि जो एम्प्लॉयर के प्रेमिसेस हैं उसके बाहर कोई काम दे दिया गया है कि भैया तू घर बैठ, ठीक है, तो ये चिप्स जो है तूने तल और तल के हमें दे, तो ये क्या हो गया, आउट वर्कर हो गया। तो ये भी क्या है कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है। तो पहले क्या है कि एम्प्लॉय वो है जो उसको काम पे रखा गया है फॉर हायर और फॉर रिवॉर्ड, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट विच इज शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, ठीक है। इसमें आउट वर्कर भी आ जाता है, जो क्या है कि जो प्रेमिसेस हैं उसके, जो एम्प्लॉयर के प्रेमिसेस हैं उसके बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स एन एम्प्लॉय डिक्लेयर टू बी एन एम्प्लॉय बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये सही है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय जिसको डिक्लेयर किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा कि ये एम्प्लॉय है। बट हाँ ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है, अब आर्मी वगैरह होती है, ठीक है, उसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी के लोग जो हैं वो इसमें नहीं आते, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आते, ठीक है। एक केस लो है इन एथनी म्यूनसिपैलिटी वर्सेस चिट्टापा लक्ष्मण पट्टन, इट वॉज हेल्ड दैट हैविंग रिगार्ड टू द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ये वर्डिंग याद रखना, ए डिस्चार्ज एम्प्लॉय मस्ट ऑल्सो बी हेल्ड टू बी एन एम्प्लॉय विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट। अब डिस्चार्ज एम्प्लॉय क्या है, जिसको जो उसकी काम से छुट्टी हो चुकी है, ठीक है, पर जितने टाइम उसने काम किया क्या उस काम के उसको मिनिमम वेजेस नहीं मिलने चाहिए, ऑब्वियसली मिलने चाहिए, ठीक है। तो डिस्चार्ज एम्प्लॉय जिसे जो जा चुका है फैक्ट्री से निकल चुका है
उसको भी उसके हिस्से का जो उसका जो जितना समय काम किया उसकी क्या है कि मिनिमम वेजेस उसको मिलने चाहिए। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल, अब तक समझ आया आपको कि एम्प्लॉय में क्या आया कि वो एम्प्लॉय जो क्या है फॉर रिवॉर्ड जो फॉर रिवॉर्ड काम कर रहा है, ठीक है, फॉर हायर लेवल का लेबर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया। उसके अलावा क्या है कि जो आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉई हैं वो इसमें नहीं आते, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो आउट वर्कर है वो इसमें आ जाता है, आउट वर्कर आ जाता है। और जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिसको डिक्लेयर कर रखा है कि ये एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय है, ठीक है, सिंपल। और जो डिस्चार्ज एम्प्लॉय है उसे भी क्या है हम एम्प्लॉय मानेंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने बताया कि ये क्या है कि पार्ट 1 पार्ट 2 शेड्यूल में दे रखा है। पार्ट 2 किसका है, एग्रीकल्चर का है, पार्ट 1 अलग है। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहें तो शेड्यूल 1 में कुछ और एंट्रियाँ कर सकती हैं, एडिशन कर सकती हैं, कि कह सकते हैं कि ये भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है इससे, या जो है उनमें से कुछ निकाल भी सकती हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ द सुप्रीम पावर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 2 क्लोज जी ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स 4 मार्क्स कुछ भी, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट ने कहते हैं सेक्शन 2 क्लोज जी में डिफाइन कर रखा है कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है। दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और एनी प्रोसेस और ब्रांच ऑफ वर्किंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कहते हैं कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई है। पहली बात, जिसे शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है, या कोई भी प्रोसेस या ब्रांच ऑफ वर्किंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो शेड्यूल में बता रखी है, ठीक है। अब उस एम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए कोई भी जो प्रोसेस है, कोई भी जो प्रोसेस है या कोई ब्रांच है, ठीक है, उस एम्प्लॉयमेंट की जो ब्रांच है या प्रोसेस कुछ भी है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, उसे भी हम क्या मान लेंगे, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट जिसे शेड्यूल में मेंशन कर रखा है, तो कोई भी ब्रांच कोई भी प्रोसेस जो उस एम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के लिए आवश्यक है, उसका पार्ट है, उसे भी हम क्या मानते हैं, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब कहते हैं शेड्यूल को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे बताया मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 किसका, एग्रीकल्चर का है, और पार्ट 1 में क्या आती हैं, अदर एम्प्लॉयमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है ना। तो पार्ट 1 में क्या आया, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल हैज 18 एंट्रीज, 18 एंट्रीज हैं। इट वॉज रियलाइज दैट इट वुड बी नेसेसरी टू फिक्स मिनिमम वेजेस एंड मैनी मोर एम्प्लॉयमेंट टू बी आइडेंटिफाइड इन द कोर्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो सरकार को जरूरत पड़ सकती है कि कुछ और एम्प्लॉयमेंट इसमें ऐड कर दी जाए। अकॉर्डिंगली पावर्स दे दी गई हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, एजी यानी कि पता ही है सीजी प्लस एसजी। कुछ केसेस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ के बाकी केसेस में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंगली पावर्स वर गिवन टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ऐड एम्प्लॉयमेंट्स टू द शेड्यूल बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। As a result, the state government and central government have made several additions to the schedule and it differs from state to state। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि पहले तो बताया कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है। ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो शेड्यूल में मेंशन कर रखी है, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो शेड्यूल में मेंशन कर रखी है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा कोई प्रोसेस है या ब्रांच है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड ऑल्सो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ये कहते हैं कि पार्ट 1 में क्या है कि 18 एंट्रीज हैं। अब कहते हैं कि ये शुरू से ही आइडिया था कि समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तो गवर्नमेंट को जरूरत पड़ सकती है कि कुछ और एम्प्लॉयमेंट ऐड करने की। तो उसी तरीके से क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो समय के अनुसार जैसे सरकार को सही लगता है तो वो इस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में किसी और एम्प्लॉयमेंट को भी ऐड कर सकती है। ठीक है ना। चलिए, और ये अब जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, क्योंकि ये स्टेट का हक है कि अपनी स्टेट में कुछ चाहें तो उसमें वो ऐड कर सकते हैं, कुछ निकालना चाहें निकाल सकती हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में से। पार्ट 2 मैंने बताया था कि ये किससे लिंक्ड है, एग्रीकल्चर से। तो एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इज कवर्ड इन पार्ट 2। एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर दैट इज टू से एनी फॉर्म ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, टिलेज ऑफ सॉइल, डेयरी फार्मिंग, द प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एनी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कमोडिटी, द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, बीज और पोल्ट्री एंड एनी प्रैक्टिस परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर ऑन ए फार्म as incidental to or in conjunction with the farm operations, including any forestry or timbering operations and preparation for market and delivery to storage or to market or to carriage for transportation to the market from produce। तो यानी कहने का भाव सिंपल है कि पार्ट 2 में तो आ गया एग्रीकल्चर। पार्ट 2 में क्या आ गया, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन है, फार्मिंग है, ठीक है, बी रेजिंग हो गया, जैसे मधुमक्खी पालन होता है, डेयरी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, ये सारा किस में आ गया आपका, उनके जो लाइफ स्टॉक पालने का जो होता है, ठीक है, जो क्या है पशुपालन का काम है, वो भी क्या है कि पार्ट 2 में आ गया, वो भी क्या है पार्ट 2 में आ गया।
ठीक है। अब एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी क्या है, पार्ट 1 में है। ठीक है। ये कहते हैं कि एक्ट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करता। वो कैसे, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? कहते हैं कि देखिए, जैसे हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, हम जो ट्रेड करना चाहें, प्रोफेशन करना चाहें, कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक बंदा बिजनेस कर रहा है, अब वो कहते हैं कि देखिए, जब मेरा वर्कर 50 रुपये दिहाड़ी लेने को तैयार है, एक बंदा 50 रुपये दिहाड़ी पे काम करने को तैयार है, ठीक है, अगर आप मिनिमम वेजेस तय करना शुरू कर देंगे तो मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगा, इतने वेजेस देके तो मुझे कुछ बचेगा ही नहीं। तो कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, ऐसा है कि बेशक ठीक है, आपका राइट है कि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, बट अब गवर्नमेंट का ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको कम से कम इतना तो मिले कि वो अपने जीवन जो है यापन कर सके, ज़िंदगी जी सके। ठीक है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान में एक कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि सरकारों को, गवर्नमेंट को कानून बनाते समय कुछ एक सिद्धांतों का पालन करना है, कुछ एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है। उन सिद्धांतों में से उस प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल ये भी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वेजेस है वर्कर्स के, इस प्रकार से फिक्स करे कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है उनका मेंटेन कर सकें। ठीक है। तो ये पाया गया कि हाँ भी जो जो एक्ट बनाया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ये इवन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी कंप्लाई कर रहा है उल्टा तो। ठीक है। और वर्कर्स को अगर मिनिमम वेजेस ही ना मिले फिर फ़ायदा क्या? ठीक है ना। इन टीजी लक्ष्मैया शेट्टी सन्स अडोनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इट वॉज हेल्ड दैट मिनिमम वेजेस एक्ट डज नॉट वायलेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, इट फुलफिल्स इन पार्ट एटलीस्ट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कम से कम कुछ पार्ट तक देखा जाए तो ये जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको भी पूरा करता है। तो ये कोई वायलेशन नहीं है जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है। इट इज़ नॉट ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपका एक फंडामेंटल राइट है टू डू एनी बिजनेस, टू ट्रेड अ प्रोफेशन, कि आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम मिनिमम वेजेस तो पे करिए। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो वेजेस तय करती है। गवर्नमेंट जो वेजेस है वो तय करती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो वेजेस तय कर दिए तो कम से कम उतने तो देने पड़ेंगे, कम से कम उतने तो एम्प्लॉयर को पे करने पड़ेंगे। ज़्यादा पे करना चाहता है उसकी मर्जी है, पे कर सकता है, कम से कम तो उतने पे करने पड़ेंगे। कहते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा कि प्रोसीजर क्या है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करने का, और एग्जाम में आया भी हुआ है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉयज employed in the employment specified in part 1 or 2, part 2 आपको पता ही एग्रीकल्चर, part 1 other employments of the schedule, and in on employment added to either party by notification under section 27. Appropriate government may in respect of employees employed in an employment specified in part 2 and agriculture, instead of fixing the minimum rates of wages under this clause for the whole state, fix such rates for a part of the state or for any specified class or classes of such employment in the whole state और पार्ट देयर ऑफ। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, गवर्नमेंट जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग जो मिनिमम वेजेस तय फिक्स करेगी, तो वहाँ जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो पूरे स्टेट के लिए सेम वेजेस तय ना करे। ठीक है। वो क्या है कि पूरे स्टेट के वेजेस, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस तय करने की बजाय वो चाहे तो पार्ट ऑफ द स्टेट, एक, ठीक है, पार्ट ऑफ द स्टेट के वेजेस तय कर सकती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्टेट है, मान लीजिए महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में क्या है कि जैसे मान लीजिए 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6 जिले आते हैं। ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो पार्ट 2 वाली शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट यानी एग्रीकल्चर वाली, तो उन्होंने इस और इसके लिए फिक्स कर दिया मिनिमम वेजेस, इसके लिए नहीं किया, चलेगा। ठीक है, चलेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाला केस जो है, पार्ट 2 वाला जो केस है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, वो चाहे तो पूरे स्टेट के लिए मिनिमम वेजेस तय ना करें, पार्ट के लिए कर दे, और साथ में or for any specified class or classes of such employment in the whole state or part thereof। और चाहे तो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरे स्टेट में भी वेजेस फिक्स कर सकते हैं, सेम मिनिमम वेजेस, और चाहे तो कुछ के लिए तय कर सकते हैं। तो यानी कि पार्ट 2 में क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो मिनिमम वेजेस है पूरे स्टेट के लिए तय किए जाएं, तो पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए वेजेस फिक्स किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा ईजी है और इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मान लीजिए जहाँ पे
एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में 1000 से कम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 1000 से कम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 1000 से वर्कर कम काम कर रहे हैं, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो चाहे तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेजेस ना तय करे। बट हाँ, जैसे उसको पता लगता है कि हाँ जी, जो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में इन द स्टेट तो वर्कर की संख्या 1000 क्रॉस कर चुकी है, एक पर्टिकुलर स्टेट में, राज्य में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स की संख्या 1000 क्रॉस कर चुकी है, तो फिर ठीक है, फिर वो मिनिमम वेजेस तय कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिफ्रेन, यानी अपने आप को रोक देगी फ्रॉम फिक्सिंग, मे है यानी कि पहली बात तो ये याद रखिएगा, शेल नहीं है, मे रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट तो शेड्यूल में है, बट पूरे स्टेट में उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉयमेंट में वो 1000 से कम है, engaged in such employment. But if at any time the appropriate government comes to a finding after such inquiry, as it may make or cause to be made in this behalf, that number of employees in any scheduled employment in respect of which it has refrained from fixing the minimum rates of wages has risen to 1000 or more, it shall fix minimum rates of wages payable to employees in such employment as soon as may be after such finding. ठीक है, सिंपल हो गया। तो कहते हैं कि पहली बात तो क्या है, पार्ट 2 में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पूरी स्टेट के लिए एक जो वेजेस है वो तय ना करें इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयमेंट जो किस में आ रही है, शेड्यूल में आ रही है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरे स्टेट में वेजेस ना तय करें चलेगा, पार्ट ऑफ द स्टेट में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए वेजेस तय कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट में क्या कहते हैं कि जहाँ पे स्टेट को ये लगता है कि पूरी की पूरी स्टेट में, ये वर्डिंग याद रखनी है, एक तो होल स्टेट है, होल स्टेट में एक पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय की संख्या है वो 1000 से कम है, तो गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या है कि इसके रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस ना तय करे। बट जैसे उसकी फाइंडिंग आती है, पता लगता है कि वर्कर की संख्या 1000 या 1000 से क्रॉस कर गई है, तो फिर क्या है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो मिनिमम वेजेस तय कर सकती है। ठीक है, सिंपल हो गया। अब कहते हैं कि जो वेजेस तय किए जाते हैं वो तय कैसे किए जाते हैं। मिनिमम टाइम रेट, ठीक है, मिनिमम टाइम रेट यानी 1 घंटे का इतना मिलेगा, 1 दिन का इतना मिलेगा, 8 घंटे काम करेंगे इतना मिलेगा, पीस वर्क जितना काम करेंगे उतना। ठीक है, बट उसमें ये याद रखिएगा एक गारंटेड टाइम रेट तो मिलेगा। और ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पढ़ेंगे कि जहाँ ओवर टाइम पे काम करता है बंदा तो कितना पैसा उसको मिलता है। नेक्स्ट है डिफरेंट मिनिमम वेजेस। अब कहते हैं कि डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग वेजेस तय किए जा सकते हैं। अब देखिए अब शेड्यूल पार्ट 1 है, जैसे अब पार्ट 1 में क्या है कि मान लीजिए 50 एम्प्लॉयमेंट बता रखी हैं, तो क्या 50 प्रकार के एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ही वेजेस तय करेंगे? ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, अलग अलग तय करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट वेजेस तय किए जा सकते हैं। और डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। अब है तो मान लीजिए कॉटन बनाना है, अब कॉटन में क्या है कि स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हर प्रकार के वर्कर्स है। ठीक है, तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, अडल्ट के लिए अलग, अडोलसेंट के लिए अलग, चिल्ड्रन के लिए अलग, अप्रेंटिस के लिए अलग, और डिफरेंट लोकेलिटीज़ में डिफरेंट वेजेस तय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट वेजेस तय किए जा सकते हैं। इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अलग अलग प्रकार के क्लास के वर्कर्स के लिए अलग अलग वेजेस तय किए जा सकते हैं, अडोलसेंट, अडल्ट, ठीक है, या चाइल्ड है। ठीक है, और अलग अलग लोकेलिटीज़ के में क्या है कि अलग अलग वेजेस तय किए जा सकते हैं, अलग अलग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग वेजेस। ठीक है, अलग अलग लोकेलिटीज़ में अलग अलग वेजेस, या सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है बट वर्कर्स अलग प्रकार के हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के वेजेस तय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस ऑन वेज पीरियड। अब कहते हैं कि मिनिमम वेजेस पे कब करने हैं। ठीक है, कैसे फिक्स करने हैं, मे बी फिक्स बाय 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड्स। घंटे के हिसाब से तय कर सकते हैं, 1 घंटे का इतना मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे का कम से कम इतना मिलेगा, या दिन के हिसाब से हो सकता है कि 1 दिन का कम से कम इतना मिलेगा, या महीने का हो सकता है 1 महीने का कम से कम इतना मिलेगा, और मैक्सिमम कितना होगा, 1 महीना ही होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि क्वार्टर का इतना मिलेगा, ऐसा नहीं। तो 1 घंटे का तय कर सकते हैं, 1 दिन का तय कर सकते हैं, महीने का तय कर सकते हैं कि मिनिमम वेजेस 1 दिन के इतने होंगे, मिनिमम वेजेस 1 घंटे के इतने होंगे, मिनिमम वेजेस पूरे मंथ के इतने होंगे। ठीक है, बाय सच अदर लार्ज वेज पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर ये 1 महीने से ज़्यादा रखना भी है, ठीक है, तो क्या है कि एज पर द रूल्स डिसाइड होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बाय फ्रेमिंग द रूल्स। एंड वेयर सच रेट्स आर फिक्स्ड बाय डे और बाय द मंथ, द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस फॉर ए मंथ और फॉर ए डे एज द केस मे बी इंडिकेटेड। ठीक है,
तो जहाँ पे कहते हैं कि दिन के हिसाब से या मंथ के हिसाब से, ठीक है, वेजेस तय किए जाते हैं, तो बताया जाएगा किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाएंगे। द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द वेजेस फॉर ए मंथ और ए डे एज द केस में बी इंडिकेटेड, बताना पड़ेगा कैसे। वेयर एनी वेज पीरियड हैव बीन फिक्स्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस शैल बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस देयरविद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहाँ पे क्या है, वेयर एनी वेज पीरियड्स हैव बीन फिक्स्ड, यहाँ पे वेज पीरियड में जैसे मान लीजिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, वहाँ बता दिया गया कि वेजेस इस केस में क्वार्टरली मिलेंगे, मंथली मिलेंगे या डेली मिलेंगे। तो जहाँ वेज का जो पीरियड है वे कितने कितने टाइम के बाद पे करना है, ठीक है। तो अगर उसको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत फिक्स किया हुआ है, तो वेजेस की जो पीरियड होगा पेमेंट का वो उसी प्रकार से होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस। अब ऐसा होता है कि देखिए एक बार मिनिमम वेजेस तय कर दिए तो क्या दोबारा नहीं रिव्यू किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, पता लगता है 3 साल बाद 4 साल बाद तनख्वाहें बढ़ रही हैं उनकी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि देखो वर्कर्स जो हैं, अब क्या उनके वेजेस का रिव्यू नहीं होना चाहिए, होता है। तो हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट जो है इसको रिव्यू करती है, फिर देखती है इसको बढ़ाना है कैसे करना है, इससे सेम रखना है कि बढ़ाना है। पर याद रखिए कि रिव्यू करने के बाद जो रिवीजन किया जाएगा, पहले तो रिव्यू किया हर 5 साल बाद, उससे पहले भी गवर्नमेंट चाहे कर सकती है, ठीक है। तो जो रिव्यू करना है 5 साल बाद, तो उसमें ये है कि वेजेस को कभी घटाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम घटा रहे हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो रिवीजन है दैट कैन नॉट बी डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो घटाया नहीं जा सकता, बढ़ा सकते हैं। रिव्यू 5-5 साल बाद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे पहले चाहें तो कर सकते हैं। टाइम इंटरवल फॉर रिव्यूइंग वेजेस, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिव्यू at such interval as it may think fit, such interval not exceeding 5 years, and revise the minimum rates of wages if necessary, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि गवर्नमेंट को जब सही लगेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जब सही लगेगा, तो क्या है कि जो मिनिमम वेजेस है उसको क्या है रिव्यू कर सकती है। बट रिव्यूअल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम के बाद होगा, 5 साल के बाद, ठीक है। तो रिव्यूअल का जो गैप है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और रिव्यू करने के बाद क्या है कि वेजेस जो है रिवाइज किए जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट को सही लगता है तो क्लियर है। तो रिव्यू कब करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट रिव्यूअल का जो गैप है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रिव्यूअल करने के बाद अगर वेजेस को रिवाइज करना गवर्नमेंट को लगता है कि करना चाहिए तो कर सकती है, वो क्या है कर सकती है। फिर कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि वेजेस 5 साल के अंदर, वेजेस क्या है कि अगर 5 साल के अंदर क्या है कि रिव्यू नहीं किए जाते, ठीक है। अगर क्या है कि वेजेस जो हैं 5 साल के अंदर रिव्यू नहीं किए जाते किसी कारण से भी, फॉर एनी रीजन, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिव्यूज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स बाय इट इन रिस्पेक्ट और एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट विद इन एनी इंटरवल ऑफ 5 years. Nothing contained in this clause shall be deemed to prevent it from reviewing the minimum rates of wages after the expiry of said period of 5 years and revising them if necessary, and until they are so revised, the minimum rates in force immediately before the expiry of said period of 5 years shall कंटिन्यू इन फोर्स। बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए एक बार रिव्यू हुआ तो कहते हैं कि पहली बात तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है ये विद इन 5 years उसको रिव्यू किया जाए, मैक्सिमम 5 years रिव्यू किया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए तो कोई रिव्यू किया ही नहीं गया, तो कहते हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मान लो 5.5 साल हो चुके हैं तो गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं अब रिवाइज कर दिया जाए, किसी कारण से भी मान लो नहीं कर पाए 5 साल के अंदर, या भूल गए, कुछ भी कारण हो सकता है सरकारों का, नहीं। तो पहली बात तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर रिव्यू कर दिया जाए, ठीक है, रिव्यू किया जाए। मान लीजिए 5 साल क्रॉस हो चुके हैं, 5.5 साल हो चुके हैं, तो क्या गवर्नमेंट अब रिव्यू नहीं कर सकती, तो कहते कर सकती है। तो कहते हैं कि एक्सपायरी भी हो जाती है तो कुछ भी ऐसा नहीं है तो सरकार को रोकता हो रिव्यू करने से। तो गवर्नमेंट ने यहाँ रिव्यू किया, ठीक है। तो कहते हैं कि जब तक नेक्स्ट रिव्यूअल चल रहा है तो तब तक क्या है कि जो 5 साल पूरे होने से पहले जो वेजेस चल रहे थे तो वही जो मिनिमम वेजेस है वो चलते रहेंगे तब तक, ठीक है। यहाँ पे सरकार ने रिवाइज कर दिया रिव्यू करने के बाद, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक कौन से चलते रहेंगे मिनिमम वेजेस, जो क्या है कि 5 साल पूरे होने से पहले जो चल रहे थे, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्या है कि रिव्यू जो है वो क्या है कि सरकार जब चाहे कर सकती है, अपनी मर्जी है उसकी। पर ज़्यादा से ज़्यादा गैप कितना होगा, 5 साल का। अब मान लीजिए 5 साल क्रॉस हो गए हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सरकार को रोके रिव्यू करने से, तो सरकार 5 साल के बाद भी रिव्यू कर सकती है, ठीक है, और रिवाइज कर सकती है वेजेस को। रिवाइज करना उसकी मर्जी है। बट 5 साल क्रॉस हो चुके हैं
तो तब तक क्या है कि मिनिमम वेजेस वही चलते रहेंगे जो 5 साल एक्सपायर होने के टाइम पे चल रहे थे। ठीक है, सिंपल हो गया बिल्कुल, ये रेलिवेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, कि वेजेस को रिव्यू कब किया जाता है। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि मिनिमम वेजेस व्हेन द डिस्प्यूट इज पेंडिंग। जहां पे एक डिस्प्यूट पेंडिंग है तो वहां पे मिनिमम वेजेस कैसे पे किए जाए, तो कहते हैं वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है रिगार्डिंग किसके, रेट ऑफ वेजेस के। पेबल टू एन एम्प्लॉय, एनी एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इज पेंडिंग बिफोर। जहाँ एक वेजेस के रिगार्डिंग, एक मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस के रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, और पेंडिंग कहाँ पे है, कोई जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो ट्राइब्यूनल है या नेशनल ट्राइब्यूनल है या फिर किसी लॉ के तहत कोई और अथॉरिटी है, किसी भी लॉ के तहत उसके पास चल रहा है, या कोई अवार्ड है किसी ट्राइब्यूनल का या नेशनल ट्रिब्यूनल का और सच अथॉरिटी इज इन ऑपरेशन। तो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पेंडिंग है, किसके रिगार्डिंग है, ठीक है, रिगार्डिंग द रेट्स ऑफ वेजेस। अब जो ट्राइब्यूनल है या नेशनल ट्रिब्यूनल है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उसके पास, ठीक है, या फिर क्या कोई और अथॉरिटी है, ठीक है, जो अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, या फिर क्या है कि कोई अवार्ड जो डिसीजन आ चुका है इसी का, ठीक, इन्हीं लोगों का, ट्राइब्यूनल का या नेशनल ट्रिब्यूनल का या अदर अथॉरिटी का जो डिसीजन आ चुका है, ठीक है, वो अभी चल रहा है, वो डिसीजन अभी लागू है। ठीक है, एंड ए नोटिफिकेशन इज इशूड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस और रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अबव प्रोसीडिंग्स। तो मिनिमम वेजेस कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सेड पीरियड। ठीक है, तो जिस समय कहते हैं कि झगड़ा पेंडिंग है रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस, रिगार्डिंग द रेट्स ऑफ वेजेस, झगड़ा पेंडिंग है बिफोर ट्राइब्यूनल या बिफोर नेशनल ट्रिब्यूनल जो एस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, या फिर यही जो ट्राइब्यूनल है या नेशनल ट्रिब्यूनल है इनका कोई अवार्ड है, ठीक है, वो भी इन ऑपरेशन है, अभी लागू है वो, ठीक है, या कि कोई और अथॉरिटी किसी भी अन्य एक्ट के तहत जो उनके पास केस पेंडिंग है। तो जब तक कहता है कि ये पेंडेंसी है, जब तक ये केस पेंडिंग चल रहा है यहाँ पे, या उनका जो डिसीजन है वो ऑपरेशन में है तब तक, जब तो ठीक है, तब तक क्या है कि यहाँ पे क्या है कि इस दौरान, ठीक है, इस दौरान क्या है, पेंडेंसी के दौरान या जो ऑर्डर है वो ऑपरेशन में है इस समय, तो उस दौरान कहता है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेजेस तय नहीं कर सकती। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेजेस उस समय के दौरान फिक्स नहीं कर सकती जिस समय के दौरान उस एम्प्लॉयमेंट में जो वेजेस हैं उसके रिगार्डिंग झगड़ा है, पेंडिंग है बिफोर द ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, या वो ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल का अवार्ड इन ऑपरेशन है, ठीक है, या फिर झगड़ा पेंडिंग है किसी और अथॉरिटी के अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, तो उस समय क्या है कि वेजेस जो है वो फिक्स नहीं किए जा सकते बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट है, ये इजी है, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अब मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में क्या आएगा। एक तो हमने पढ़ा कि वेजेस की डेफिनेशन क्या होती है, वो क्या था कि ऑल रेम्यूनरेशन जो पे किए जा रहे हैं इन मॉनिटरी टर्म के अलावा इट इंक्लूड्स HRA एंड डज नॉट इंक्लूड, काफ़ी कुछ था, हाउस अकोमोडेशन वगैरह थी वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब कहते हैं कि मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस क्या है, कि सरकार क्या फिक्स कर सकती है कि मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जितने पे करने ही करने हैं। कहते हैं एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स और रिवाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मे कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आ सकता है, पहला बेसिक रेट ऑफ वेजेस, बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस एंड ए स्पेशल अलाउंस, ये याद रखिएगा, एक तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस आ गया, साथ में क्या आ गया, स्पेशल अलाउंस एट ए रेट टू बी एडजस्टेड एट सच इंटरवल्स एंड इन सच मैनर एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट टू अकॉर्ड मतलब अप्रूवल एज नियरली एज प्रैक्टिकेबल with the variation in the cost of living index number applicable to such workers। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि बेसिक हो गया प्लस क्या है कि एक तरह का DA। ठीक है, बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस हो गया प्लस DA। इसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्पेशल अलाउंस जो एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, जो एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस हो गया और स्पेशल अलाउंस है, ठीक है, जो क्या है कि गवर्नमेंट जो उसको चेंज करती रहती है, ठीक है, इन वेरिएशन विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि जैसे महंगाई घटती बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज भी होता है। ठीक है, फिर क्या है कि बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस हो गया और विद और विदाउट वही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, हो सकता है कि उसमें DA ऐड किया जाए या ना किया जाए, एंड साथ में है, ठीक है, एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़
सप्लाईज है यहाँ पे, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट्स वेयर सो ऑथराइज। तो पहले में तो आया बेसिक रेट्स, ठीक है, बेसिक रेट्स प्लस जो वेजेस है, स्पेशल अलाउंस है, ठीक है, जो चेंज होता है, वेरी होता है इन रिलेशन टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और दूसरे में क्या आया, बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस विद और विदाउट जो अपना डीए है, ठीक है, बट साथ में क्या कर दिया, प्लस कर दिया कि जो कंसेशनल वैल्यूज ऑफ फूड है, जो कंसेशनल वैल्यू ऑफ फूड है या एसेंशियल कमोडिटीज़ है, ठीक है, या फिर सारा कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। एंड ऑल इंक्लूसिव रेट अलाउइंग फॉर बेसिक रेट भी आ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी आ गया, एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन भी आ गया इफ एनी। तो 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक है, बेसिक प्लस बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस हो गया, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो गया, डीए बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो गया, ठीक है। और दूसरा है बेसिक प्लस, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, प्लस क्या है कि कंसेशनल वैल्यू ऑफ फूड या फूड आइटम्स वगैरह, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, कंसेशनल वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। और थर्ड क्या आ गया, ये बेसिक तो है ही है, ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी आ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आ गया, ठीक है। थर्ड क्या आ गया आपका, पहला बेसिक आ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आ गया, फिर जो कंसेशनल वैल्यू, तीनों आ गए यहाँ पे, ठीक है, कंसेशनल वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है जी। तो पहले में क्या है, बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, दूसरे में बेसिक है प्लस ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। थर्ड तो है ये कंसेशनल वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, और थर्ड में तीनों ही हैं, बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस है प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है प्लस कंसेशनल वैल्यूज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज है, ठीक है जी। नेक्स्ट है सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, जहाँ कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट शैल बी कंप्यूटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट सच इंटरवल्स। अब ये फालतू की बातें हैं, ठीक है। कैसे कहते हैं कि देखिए, अब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है या जो कॉस्ट ऑफ कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन है या जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उसकी वैल्यू कौन तय करेगा, कहते हैं कंप्यूट करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो स्पेसिफाई करती है, अपॉइंट करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, वो तय करती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या होगी या जो जो वैल्यू ऑफ फूड, जो वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज है वो क्या होगी, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है एट सच इंटरवल्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड गिवन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करती है भाई कितने टाइम के बाद क्या है कि ये जो वैल्यू जो है इसकी कैलकुलेट की जाए, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस तय किया जाए। इन कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेंगलोर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इट वॉज हेल्ड दैट सेक्शन 4 इज अ डेफिनेट इंडिकेशन दैट बेसिक वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट। आप तीनों केसेस में देख लीजिए, बेसिक वेज तो हर जगह आया है, बेसिक यहाँ भी आया है फर्स्ट में, ठीक है, बेसिक सेकंड में भी आया, ठीक है, बेसिक थर्ड में भी आया। तो बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस तो उसका बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिनिमम वेज है, तो बेसिक रेट तो हर जगह रहेगा ही रहेगा। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आए या ना आए, या जो वैल्यू ऑफ कंसेशनल जो कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, वो आए ना आए, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। Basic wage is an integral part of the minimum wage. It is not correct to say that minimum wage under section 4(1) necessarily should consist of basic wage and DA. तो कहते हैं कि बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस तो आएगा ही आएगा, अब डीए आए ना आए ये गवर्नमेंट की मर्जी है। द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 4 डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू सच एन इंटरप्रिटेशन ऑन द प्लेन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 1. It is clear that payment of DA would arise only if the basic wage fixed for a category of workmen fell short of minimum wage, which the state government has to fix taking into consideration the needs of workers family consisting of 3 consumption units. तो यहाँ कहते हैं कि देखिए, अब एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि कहते हैं जो पेमेंट ऑफ डीए है, डीए अलाउंस से महंगाई भत्ता, वो कहता है तभी आएगा, उसका क्वेश्चन तभी आएगा ऐड करने का अगर जो बेसिक वेज फिक्स किया गया एक वर्कमैन के लिए वो मिनिमम वेजेस से भी नीचे आ रहा है। बेसिक वेजेस जो हैं, ठीक है, वो क्या है कि मिनिमम जो वेज सरकार तय कर रही है उससे भी नीचे आ रहा है, ठीक है, वर्कर्स के नीड को देखते हुए, ठीक है। तो कहता है कि ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे डीए उसमें आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे डीए ऐड किए बिना सरकार को लगता है कि हाँ इनके जो मिनिमम वेजेस है पूरे हो जाएंगे, तो सरकार बेसिक वेज उसमें कह सकते हैं कि मिनिमम वेजेस इक्वल टू बेसिक वेज, ठीक है। इस सरकार को जहाँ लगता है
कि हाँ भी जो बेसिक वेज है उससे गुजारा नहीं होगा, तो बेसिक वेज में डीए सरकार ऐड कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप देखिए दिल्ली में तो बहुत अच्छे हैं मिनिमम वेजेस। अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए मंथली है 9,568, 9568, ठीक है, पर मंथ। सेमी स्किल्ड के लिए 10,582, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है ये। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है मिनिमम वेजेस हैं। ठीक है, स्किल्ड कैटेगरीज के लिए 11,622 है, ग्रेजुएट एंड अबव के लिए 12,662 पर मंथ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो दिल्ली सरकार ने तय कर रखे हैं। नेक्स्ट है कि कहते हैं कि प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस और मेथड्स ऑफ फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। अब कहते हैं कि देखिए, एक तो होता है कि जो पार्ट 1 पार्ट 2 के जो वेजेस तय किए जाते हैं इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, वो तो थी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल में है पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 2 में एग्रीकल्चर, बाकी पार्ट 1 में तो गवर्नमेंट जो है वो घटा सकती है, बढ़ा सकती है, यूजुअली एडिशन ही करती है पार्ट 1 में खास करके। ठीक है, अब कहते हैं कि वेजेस जो फिक्स करने का तरीका क्या है, मेथड्स ऑफ फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। तो यहाँ पे दो तरह के मेथड हैं, ठीक है, वेजेस फिक्स करने के। एक तो क्या है, कमिटी मेथड है, एक क्या है, कमिटी मेथड है, और दूसरा क्या है, नोटिफिकेशन मेथड। एक क्या है, कमिटी मेथड है, और दूसरा क्या है, नोटिफिकेशन मेथड। मतलब पहले में तो ये आ गया कि गवर्नमेंट एक कमेटी या सब कमेटी फॉर्म करती है, कमेटी या सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है, फॉर्म करती है, और वो कमेटी सब कमेटी रिकमेंडेशन देती है, गवर्नमेंट उसके रिकमेंडेशन को माने ना माने उसकी मर्जी होती है। ठीक है, नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है कि हम मिनिमम वेजेस इतने तय करना चाहते हैं। अब उसके ऊपर क्या है कि लोग सुझाव देते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ वगैरह, संस्थाएं वगैरह सुझाव देती हैं। अब उन सुझावों को मानना ना मानना फिर गवर्नमेंट की मर्जी है। ठीक है, यहाँ तो पहले कमेटी बैठाई, ठीक है, कमेटी ने सजेशन दिए, ठीक है, सजेशन के बाद क्या है, गवर्नमेंट ने माना या ना माना उसकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि हाँ जी ये मिनिमम वेजेस तय होंगे। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट पहले ही नोटिफाई कर देती है, गवर्नमेंट पहले ही नोटिफाई कर देती है मिनिमम वेजेस कि हम इतने वेजेस तय करना चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं, अभी किए नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लोगों की रिकमेंडेशंस आती हैं, एम्प्लॉय वर्क की, एम्प्लॉयर वर्क की रिकमेंडेशन दे आती हैं। फिर रिकमेंडेशन के बाद सरकार को माने ना माने उसकी मर्जी है, फिर ये नोटिफाई करती है कि मिनिमम वेजेस फाइनली इतने होंगे। तो एक तो क्या है कि कमेटी मेथड है, चाहे कमेटी बना दी, सुझाव आएंगे, और एक क्या है कि नोटिफिकेशन ही निकाल दिया और उसके ऊपर सुझाव आए, फिर गवर्नमेंट माने ना माने उसकी मर्जी है। ध्यान रखिएगा, कमेटी मेथड, नोटिफिकेशन मेथड। चलिए, तो कहते हैं इन फिक्सिंग minimum rates of wages in respect of any scheduled employment for the first time under this act or in revising minimum rates of wages so fixed। बेशक फर्स्ट टाइम फिक्स कर रहे हैं या पहले फिक्स हो चुके हैं, कई बार रिवाइज ही करना है, तो किस तरीके से कर सकती है गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल आइदर, दो ऑप्शन है, ईदर अपॉइंट एज मैनी कमिटीज एंड सब कमिटीज एज इज कंसीडर्स नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज एंड एडवाइज इट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन और रिविजन एज द केस में भी। तो गवर्नमेंट एक तो क्या कर सकती है, ठीक है, कमेटी मेथड में क्या है कि कमेटी फॉर्म करेगी, ठीक है, कमेटी या कोई सब कमेटी जितनी को इसको सही लगता है उतनी फॉर्म करने के लिए कह सकता है। अब ये कमेटी या सब कमेटी क्या करती है, एडवाइस करती है, सजेशन देती है। ठीक है, ठीक है, जो एडवाइस करती है, इंक्वायरीज कंडक्ट करती है, एडवाइस करती है सरकार को, ठीक है, कि हाँ भी कितने फिक्स किए जाएँ या कितना रिवाइज करके नया रखा जाए। और दूसरा है नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, जब गवर्नमेंट क्या है कि सीधा नोटिफिकेशन निकाल देती है, ठीक है, कि इतने हम चाहते हैं फिक्स करना, तो उसको सुझाव आते हैं, मानना न मानना गवर्नमेंट की मर्जी है। और सेकेंड है कि बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट पब्लिश इट्स प्रपोजल फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन लाइकल टू बी अफेक्टेड देयर बाय। सीधा ही क्या है कि नोटिफिकेशन निकाल दिया ऑफिशियल गजट में, ठीक है, अब लोगों को टाइम दिया कम से कम 2 महीने का, 2 महीने का कम से कम टाइम देना है कि हाँ जी आपको कुछ बोलना है। ठीक है, or publish its proposal for the information of the persons likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months from the date of notification on which proposal will be taken into consideration। तो जो भी कंसर्न पर्सन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो जो भी अपने प्रपोजल्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट टाइम कितना देगी नोटिफिकेशन देने के बाद, कम से कम 2 महीने का। फिर सेक्शन 5 है, सबसेक्शन 2 है, ये कहता है कि आफ्टर कंसिडरिंग the advice of the committees all representation received by it before the date specified in the notification
द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट फिक्स और एज द केस may be revised the minimum rates of wages in respect of each scheduled employment, and unless such notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of 3 months from date of its issue। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा भी, आप कहते हैं कि देखिए अब सुझाव आए, जहाँ कमेटी मेथड था तो कमेटी या सब कमेटी के सुझाव आए, ठीक है, या नोटिफिकेशन मेथड था, नोटिफिकेशन के बाद टाइम दिया गया कम से कम 2 महीने का, तो वहाँ से प्रपोजल्स आए, सुझाव आए, तो उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट क्या है कि फाइनली एक नोटिफिकेशन निकाल देगी कि हाँ जी ये मिनिमम वेजेस होंगे। अब उसमें बताया नहीं गया कि कब से लागू होंगे, तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा उसके 3 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली नया जो रेट्स हैं वेजेस के रिवाइज हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो वेयर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस बाय नोटिफिकेशन मेथड, यानी सेकंड वाला, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड टू। ठीक है, तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉइज से तो प्रपोजल आएंगे जहाँ से आ रहे हैं, प्लस वो एडवाइजरी बोर्ड के साथ भी एक बार कंसल्ट करेगी। ठीक है, वो क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे। इन बेजे उनचाना पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इट वॉज हेल्ड दैट इट इज नेसेसरी दैट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन इशूइंग नोटिफिकेशन फॉर प्रिस्क्राइबिंग द रेट्स ऑफ मिनिमम वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट पंक्चुअली follows the letter of law and strictly complies with all procedure laid down in the act। कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करे, ठीक है, प्रॉपरली तरीके से करे, और तब क्या है कि वेजेस रिवाइज करे। तो बहुत सिंपल, इसको दोबारा देख लीजिए कि कहते हैं कि जो मेथड्स क्या हैं मिनिमम वेजेस फिक्स करने के या रिवाइज करने के, तो बहुत सिंपल है। कहते हैं कि यहाँ पे देखिए एक तो है कमिटी मेथड और दूसरा क्या है नोटिफिकेशन मेथड। तो कमिटी मेथड में तो क्या है कि गवर्नमेंट जितनी चाहे एज इट मे कंसिडर्स फिट, ठीक है, एज इट मे थिंक फिट, कमिटीज़ और सब कमिटीज़ क्या है फॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि कमेटी या सब कमेटी सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेजेस जो है उसको नोटिफाई कर देगी। अब उसमें डेट बताएगी किस दिन से ये लागू होंगे, तो कुछ नहीं बताया गया किस दिन से लागू होंगे, तो जिस दिन नया नोटिफिकेशन पब्लिश होगा कि इसमें ये मिनिमम वेजेस होंगे नए, उसके 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। और सेकंड मेथड क्या है, नोटिफिकेशन मेथड है। सेकंड क्या है, नोटिफिकेशन मेथड है। तो यहाँ पे पहले तो क्या है कि नोटिफिकेशन निकाला जाएगा मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट जो है जो एडवाइजरी बोर्ड है उससे भी कंसल्ट कर ले कम से कम। ठीक है, अब पहले नोटिफिकेशन निकाला गया, अब यहाँ से क्या है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनकी क्या आएंगे, सुझाव आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे। तो सरकार जो है इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, उनको कंसिडर करते हुए जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैं उसे फिक्स कर सकती है, या उसे रिवाइज कर सकती है। तो यहाँ पे भी सेम ही है कि गवर्नमेंट फिर फाइनल नोटिफिकेशन निकालेगी कि हमारे ये जो है नए होंगे, ठीक है, भाई जो मिनिमम वेजेस हैं या जो रिवाइज मिनिमम वेजेस ये होंगे। कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला उसके 3 महीने के बाद क्या है ये ऑटोमेटिकली जो ये नोटिफिकेशन में जो बताए गए वेजेस हैं वो लागू हो जाएंगे। तो सिंपल हो गया कमिटी मेथड, नोटिफिकेशन मेथड। चलिए करेक्शन ऑफ एरर्स है। तो कहते हैं कि देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट से कुछ लगता है कि गलती हो गई है, ठीक है, कुछ भी जो वेजेस उन्होंने फिक्स किए हैं कुछ है, नोटिफिकेशन निकाला उसमें कुछ गलती हो गई है, तो ठीक है गवर्नमेंट उसको कह सकती है सुधार के, जहाँ भी हमसे गलती हुई है तो करेक्ट कर लेगी, और क्या है। कहते हैं करेक्शन ऑफ एरर्स सेक्शन 10, इफ देयर इज एनी क्लरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक इन एनी ऑर्डर फिक्सिंग और रिवाइजिंग minimum rates of wages or errors arising therein from any accidental slip or omission, जहाँ पे कुछ गलती हुई है, एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, याद रखिएगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम बाय नोटिफिकेशन करेक्ट द सेम। तो गवर्नमेंट क्या है कि इसको करेक्ट कर सकती है। एवरी सच नोटिफिकेशन शैल एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज इशूड बी प्लेस बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ अर्थमेटिक मिस्टेक हुई है, कोई ये वर्डिंग याद रखना, क्लरिकल मिस्टेक हुई है या अर्थमेटिक मिस्टेक हुई है, कोई भी ऑर्डर जो इन्होंने फिक्सिंग या रिवाइजिंग का इशू किया है मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो गवर्नमेंट इस गलती को सुधार सकती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या है, जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट है बाय नोटिफिकेशन, तो एक नया नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके द्वारा ये करेक्ट कर सकती है। ठीक है जी, तो क्लरिकल या अर्थमेटिक कोई एरर है जो ऑर्डर जारी किया गया है नोटिफिकेशन द्वारा कि हाँ मिनिमम वेजेस इतने होंगे, ठीक है, उसको करेक्ट किया जा सकता है बाय नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन ही पहले निकाला था और नोटिफिकेशन के द्वारा ही गवर्नमेंट क्या है कि अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। ठीक है, और हाँ
ऐसा जो भी नोटिफिकेशन होगा उसे क्या है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है उसको भी इंफॉर्मेशन के लिए भेजना होगा, ठीक है, उसे भी क्या इन्फॉर्मेशन के लिए भेजना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं उसे एडवाइस करना होता है कि मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए, कब रिवाइज होने चाहिए, ठीक है, कैसे रिव्यू होने चाहिए। तो यानी कि मिनिमम वेजेस जो है उसके रिगार्डिंग जो गाइडेंस देता है वो कौन दे रहा होता है सरकार को, एडवाइजरी बोर्ड। कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वर्क ऑफ कमिटीज। देखिए अब एक था कमिटी मेथड, एक था कमिटी मेथड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी बोर्ड से भी कंसल्ट करना है। पहला तो है कि जो कमिटीज़ बैठाई गई हैं उनके काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कमिटीज या सब कमिटीज जो भी हैं, ठीक है, जो बैठाई गई हैं किस काम के लिए, जो मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए या एडवाइस करने के लिए, उसके लिए रिकमेंडेशन देने के लिए। कमेटी या सब कमेटी जो बैठाई गई हैं उसके काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट को एडवाइस एंड एडवाइजिंग द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जनरली इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड। तो पहली बात तो समझिए इसका काम क्या है, दो काम है। अब पहली बात तो ये हो गया कि चलो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेटअप करती है एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एडवाइजरी बोर्ड। अब इसका काम क्या होता है, पहला, अब जो कमिटीज या सब कमिटीज बनाई गई हैं, कमिटी या सब कमिटी बनाई गई हैं गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस या रिवाइजिंग ऑफ मिनिमम वेजेस। एक तो उनकी जो काम है कमेटी या सब कमिटीज के, उनके काम को कोऑर्डिनेट करना, समन्वय बनाना, और सेकंड गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ठीक है, इन द मैटर्स ऑफ फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एजी जो है वो क्या है, एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट कर देगी। क्लियर। अब कहते हैं कि ये क्वासी जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल नेचर में, सॉरी नहीं है, ये कहते हैं किसी प्रकार का क्वासी जुडिशियल नहीं है। अब क्वासी जुडिशियल क्या होता है, जिनके पास ऑर्डर देने की पावर है, ठीक है, किसी को मतलब हुक्म देने की पावर है पेश होने के लिए, रिवाइज करने, अपन क्या है एक्स पार्टी डिसीजन दे सकते हैं, वो पावर नहीं है। द एडवाइजरी बोर्ड हैज़ नो फंक्शनिंग ऑफ क्वासी जुडिशियल नेचर। ये तो केवल रिकमेंडेशन देते हैं, इनके ऑर्डर कोई लागू नहीं होते, इनका जो भी है एडवाइस है। अब एडवाइस को गवर्नमेंट माने ना माने उनकी मर्जी है। कहते द रिकमेंडेशन डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग। तो ये कोई क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडी नहीं है जिनके ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। ये तो जस्ट एक रिकमेंडेशन, एक सुझावी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है, सुझावी बोर्ड है। इसको मानना ना मानना, इसकी रिकमेंडेशन सुझावों को मानना ना मानना, इट इज़ अप टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। द रिकमेंडेशन डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट बट द सेम रिमेन्स ओनली ए रिकमेंडेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। ये केवल एक सुझाव है, सुझाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सुझाव को मानना ना मानना, इट इज अप टू द गवर्नमेंट। Merely because one member of the board was extra, recommendations of the advisory board would not be vitiated as Alden, Tarad, Rapur, BD and Tobacco Merchants Association versus State of बिहार। कहते हैं कि देखिए अब जैसे अब इसमें क्या होता है कि एडवाइजरी बोर्ड में नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इतने के मेंबर्स होंगे, लिमिट बता रखी है। अब कहते हैं कि मान लीजिए मेंबर की संख्या ज़्यादा थी, लिमिट से ज़्यादा थी, तो किसी अब मेंबर की संख्या उस बोर्ड में ज़्यादा है तो इट डजंट मीन कि जो एडवाइजरी बोर्ड के सुझाव क्या हैं वो गलत माने जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है, एक तो जो कमेटीज या सब कमेटीज बनाई गई हैं उनके काम को कोऑर्डिनेट करना, प्लस गवर्नमेंट को सुझाव देना रिगार्डिंग फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस। क्लियर, ठीक है। और ये जो एक कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है, इसके द्वारा जो भी सुझाव दिए जाएंगे गवर्नमेंट उसको माने ना माने, इट इज अप टू द गवर्नमेंट। तो सुझाव बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। इसका काम भी ऐसा ही है, एक तो कहता है कि ये तो दोनों सरकारों को, अब जो ये एडवाइजरी बोर्ड है ये केवल कहाँ था, ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किसके ऊपर है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, दोनों को सुझाव दे रहा है, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट को, इन द मैटर्स ऑफ फिक्सेशन, सेम वही वर्डिंग है, ठीक है, जो रेम्यूनरेशन है, क्या नाम है, मिनिमम वेजेस है, तो फिक्स करना या रिवाइज करना, उसके रिगार्डिंग क्या है कि वो सुझाव देता है, ठीक है। और फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। अब जो एडवाइजरी बोर्ड था वो कमेटी सब कमेटी के काम को वो कोऑर्डिनेट करवाता था, और जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है सुझाव दे रहा है दोनों सरकारों को, सेंट्रल प्लस स्टेट को। प्लस ये क्या है कि एडवाइजरी बोर्ड का जो काम है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो एडवाइजरी बोर्ड था वो किसके काम को कोऑर्डिनेट कर रहा था, कमेटी प्लस सब कमेटीज के, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। काम क्या हुआ इसका कि सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है रिगार्डिंग फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस।
प्लस एडवाइजरी बोर्ड के काम को ये क्या है, कोऑर्डिनेट करता है। CAB सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन, ये याद रखना अच्छे से। इसमें कौन लोग होते हैं, भी कहता है कंसिस्ट ऑफ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय CG। इसमें कौन लोग होंगे, एम्प्लॉयर होंगे प्लस एम्प्लॉयज़ होंगे, और वो इक्वल होंगे नंबर्स में, इक्वल, ठीक है, इक्वल नंबर्स में होंगे, और इंडिपेंडेंट पर्सन भी होंगे, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। अब पहली बात तो क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होंगे, ठीक है, तो समान होंगे, अगर 10 एम्प्लॉय की ओर से हैं 10 एम्प्लॉयर की ओर से होंगे, और कुछ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट पर्सन भी होंगे, उसमें से 1/3 क्या होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें मैक्सिमम 1/3 क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन। वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मान लीजिए इस पूरे बोर्ड में कितने लोग हैं, 90 लोग हैं, मान लीजिए 90 है, ठीक है। अब 90 में से 1/3, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन होंगे, 1/3 क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट 30, बाकी बचे कितने, 60, तो 60 में से 30 आधे आधे वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हो जाएंगे, ठीक है। पर ये ज़्यादा से ज़्यादा है, नॉट एक्सीडिंग 1/3 है, ये 20 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो है कि सीधा सा हिसाब है कि जो लोग होंगे इसमें एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, ठीक है, इसमें कहते हैं कि देखिए जो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने टोटल स्ट्रेंथ है इस बोर्ड की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं, और उसी इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक क्या होगा, इस बोर्ड का चेयरमैन होगा, ठीक है, और बाकी के जो बचेंगे उसमें क्या है कि आधे एम्प्लॉयर की ओर से आधे एम्प्लॉय की ओर से होंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ कमेटी, ये भी ऐसे ही है। अब जो कमेटी बनाई जाएंगी या सब कमेटी बनाई जाएंगी, और एडवाइजरी बोर्ड होगा, याद रखिएगा, पहले हमने किया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, अब क्या है, एडवाइजरी बोर्ड प्लस कमेटी या सब कमेटी जो बनाएगी, वहाँ पे सिंपल ही है, ठीक है। इसमें जो लोग होंगे, ठीक है, देखो अब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कौन बिठा रहा था, वो बिठा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बिठाया किसने था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब जो एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है या सब कमिटीज़ हैं या कमिटीज़ हैं, तो उसे कौन बिठा रहा है, नॉमिनेट कर रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो संस्थाएं आती हैं सेंटर के अंडर, जैसे पोर्ट था, ठीक है, कोल माइन है, ठीक है, कोल फील्ड है, ठीक है जी, तो ऑयल फील्ड है, तो वहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो कहते हैं कि अब कमिटीज़ हैं, सब कमिटीज़ हैं, एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें जो व्यक्ति नॉमिनेट किए जाएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, तो सेम वही वर्डिंग है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ओर से जो लोग होंगे, ठीक है, वो होंगे इक्वल इन नंबर्स, और जो इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे वो क्या है, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, उसमें से एक क्या है कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो चेयरमैन चुनेगा कौन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सीधा सीधा हिसाब है, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, इसे कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और जो एडवाइजरी बोर्ड है या कमिटी है या सब कमिटी है, ठीक है, इसे कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी एज द केस में भी, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों जगह एक ही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ओर से, ठीक है, आधे आधे, ठीक है, ये क्या है, इक्वल इन नंबर से होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल इन नंबर्स होंगे, सीधा याद रखिए, इक्वल इन नंबर्स, अगर ये 100 है तो ये भी क्या होंगे, 100। और कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स हैं वो क्या होंगे, नॉट एक्सीडिंग 1/3 और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है जी। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ओर से आधे आधे होंगे, हाफ हाफ इक्वल, यानी कि सीधा वर्ड याद रखिए, हाफ हाफ मत याद रखिए, इक्वल इन नंबर्स, ठीक है, इक्वल इन नंबर्स याद रखिए। और यहाँ पे क्या है कि नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, डिपेंडेंट पर्सन है, और दोनों में जो चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरमैन है, ठीक है, वो कौन होगा, इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। तो यहाँ पे CG चुनेगी, यहाँ पे EG चुनेगी, जो क्या है, चेयरमैन है, ठीक है, जो क्या है, इंडिपेंडेंट पर्सन है। नेक्स्ट है वेजेस एंड काइंड, सेक्शन 11 है। कहते हैं कि देखिए, पहली बात तो जो मिनिमम वेजेस हैं वो पे कैसे किए जाएंगे, इन कैश, मिनिमम वेजेस पे कैसे करने हैं, इन कैश पे करने हैं। बट हाँ, जहाँ पे प्रथा चलती आ रही है, कस्टम चलता आ रहा है, एक कस्टम यानी कि ट्रेंड चलता आ रहा है, कस्टम चलता आ रहा है
कि वेजेस जो है होली या पार्टली इन काइंड पे किए जाते हैं, तो वहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर उसको लगता है कि ये सही है, उस ओपिनियन में है कि नेसेसरी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ऑथराइज कर सकती है यहाँ कि जो वेजेस हैं पार्टली या होली वो इन काइंड पे कर दिए जाएँ। तो पहली बात तो क्या है कि वेजेस कैश में पे किए जाएंगे, बट जहाँ पे कस्टमर चलता आ रहा है, ट्रेंड चलता आ रहा है, एक कस्टमरी एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि जो वेजेस हैं इन काइंड पे किए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है अगर उसको सही लगता है कि हाँ वेजेस जो हैं पूरे के पूरे या कुछ हद तक क्या हैं किस प्रकार से पे कर दिए जाएँ, इन काइंड पे कर दिए जाएँ। और फिर कहते हैं कि देखिए, इफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोविजन शुड बी मेड फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट्स, जब गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ कि जो कंसेशनल जो रेट्स हैं उस पर क्या है कि सप्लाई होनी चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज़ की, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑथराइज द प्रोविजन ऑफ सच सप्लाईज एट कंसेशनल रेट। तो ऑथराइज कर सकते हैं कि हाँ जी कि जो वेजेस हैं, जो पेमेंट करनी है वेजेस की, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि जो ये जो कमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, वो क्या है कंसेशनल रेट पे सप्लाई कर दी जाएँ। और कैश वैल्यू जो है अभी वेजेस इन काइंड है या कंसेशन की है, वो किस प्रकार से तय की जाएगी, शैल बी एस्टिमेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एज पर द रूल्स। तो सिंपल सी बात है कि वेजेस जो हैं वो पे कैसे करने हैं, इन कैश पे करने हैं। और फिर कहते हैं कि जहाँ पे कस्टमरी है, तो जहाँ पे कस्टमरी है कि वेजेस जो हैं इन काइंड पे किए जाते हैं, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि वेजेस होली या फिर पार्शली पे किए जा सकते हैं, होली या पार्शली पे किए जा सकते हैं इन काइंड, होली या पार्शली पे किए जा सकते हैं, इन काइंड पे किए जा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे लगता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि जो वेजेस हैं, ठीक है, वेजेस हैं वो क्या है कि जो कमोडिटीज़ हैं वो असेंशियल रेट्स पे क्या है, कंसेशनल रेट्स पे क्या है, कमोडिटीज़ क्या है सप्लाई की जा सकें। तो असेंशियल कमोडिटीज़ की जो सप्लाई है वो कंसेशनल रेट पे अलाउ की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ वेजेस पे करने के लिए, कि कंसेशनल रेट्स पे क्या है जो कमोडिटीज़ हैं वो दी जा सके एम्प्लॉयज़ को। अब कहते हैं कि देखिए, जहाँ पे ये कस्टमरी था इन काइंड पे करना, तो गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया, तो उस असेंशियल कमोडिटीज़ की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, या कंसेशनल रेट पे जो असेंशियल कमोडिटी दी जाएगी उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये कैसे तय करे होगा, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता सकती है एज पर द रूल्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। यहाँ भी इस तरीके से क्या इसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ये कहते हैं कि पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अब देखिए, जहाँ पे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी एम्प्लॉयर मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो फिक्स किए गए हैं उससे कम पे नहीं कर सकता। अगर करेगा तो दैट इज फोर्स्ड लेबर, दैट इज फोर्स्ड लेबर, धक्के से कराई गई लेबर है, ठीक है। कहते हैं कि वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड नोटिफिकेशन डिसीजन 5 इज इन फोर्स, यानी वहाँ पे वेजेस फिक्स किए गए हैं, रिवाइज करके फिक्स किए गए हैं। एम्प्लॉयर्स जो है अपने हर एक एम्प्लॉय को जो वहाँ पे एंगेज्ड है उसको वेजेस पे करेगा एट ए रेट नॉट लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय सच नोटिफिकेशन, यानी उससे ज़्यादा कर दे चलेगा, कम नहीं करेगा। ये लिखा है कि नहीं करेगा नॉट लेस देन, यानी जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स किए गए हैं उससे नीचे नहीं करेगा, ज़्यादा कर दे कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिडक्शन, किसी प्रकार की वो डिडक्शन भी नहीं करेगा, ठीक, किसी प्रकार की वो डिडक्शन भी नहीं करेगा। हाँ, कर सकता है जो एज पर द रूल्स अलाउड है, एज मे बी ऑथराइज विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये कहते हैं दिस प्रोविजन विल नॉट अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत जो डिडक्शन अलाउड है वो तो की जा सकती हैं। नेक्स्ट है मिलिटेंट सिक्योरिटी ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस BR हेयर, इट was held that once a contractor establishment is covered under the Minimum Wages Act, employees engaged through the contractor shall be entitled to wages as fixed under the act. अब कहते हैं कि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ को काम पे रखा गया थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, और जहाँ पे काम पे रखा गया वो क्या है कि वो अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट कवर्ड है, तो वहाँ पे जो वेजेस हैं वो एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है पे किए जाएंगे, एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट पे किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स्ड लेबर। तो मैंने बताया कि जहाँ पे मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो फिक्स किए गए हैं उससे नीचे पे किए जाते हैं वेजेस को, इसे क्या ट्रीट किया जाएगा, फोर्स्ड लेबर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि अगर वेजेस पे किए जाते हैं जो मिनिमम वेजेस तय किए गए हैं उससे कम पे, तो उसे फोर्स्ड लेबर माना जाएगा, फोर्स्ड लेबर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 13। सेक्शन 13 किस बात का है, कहते हैं कि देखिए जहाँ पे अगर आपने आवर्स ही फिक्स नहीं की है,
तो मिनिमम वेजेस फिक्स करने का क्या फ़ायदा? अगर मान लीजिए पहले मिनिमम वेजेस थे 200 रुपया, आज सरकार ने बढ़ा के कर दिया 250, तो आवर्स का बताया ही नहीं कितने घंटे काम करना है। तो एम्प्लॉयर बोलता है कि कल को कि हाँ जी आपको 12 घंटे काम करना है, तो लग गई ना वाट। ठीक है, तो यानी मिनिमम वेजेस फिक्स करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा जहाँ पे ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन डे फिक्स नहीं होंगे। तो आपको आवर्स भी फिक्स करना है कि एक दिन में कितने घंटे काम करना है, तब मिनिमम वेजेस की बात होगी। ठीक है, अगर मेरी तनख्वाह डबल कर दी जाए पर मुझे कहा जाए कि तुम 14 घंटे काम करना है, मैं तो गया काम से। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है कि नॉर्मल वर्किंग डे के आवर्स भी फिक्स करने जरूरी होते हैं। ठीक है जी, कहते हैं इन रिगार्ड टू एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैव बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, ठीक है, क्या करेगी ये जी, वहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करेगी विच शैल कॉन्स्टिट्यूट ए नॉर्मल वर्किंग डे इंक्लूसिव ऑफ वन और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल्स। जैसे अब एक दिन में 9 घंटे काम करना है, तो बताया कि 1.5 घंटे का इंटरवल भी होगा, लंच भी करना है, चाय पानी पीना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स तय कर सकती है कि कितने आवर्स काम करना है, और बताएगी कि हाँ इसमें जो स्पेसिफाइड इंटरवल्स कि कितनी देर का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मिला के कितने घंटे काम करना है, और बता सकते हैं कि एक साधन के अंदर कौन सा दिन क्या है कि रेस्ट के लिए होगा। प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ द रेस्ट, एक तो क्या नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क बताएगी, ठीक है, और दूसरा क्या है डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज, तो अलाउ किया जाएगा कि हफ्ते में एक छुट्टी के लिए। और प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एट द रेट नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट, यानी छुट्टी वाले दिन अगर आप काम पे बुलाते हो तो उसके जो वेजेस होंगे उसके लिए पे करना पड़ेगा, और जो रेट होगा वो ओवर टाइम वाला होगा, जो ओवर टाइम रेट होता है उसके हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। एक तो नॉर्मल वर्किंग डे में कितने आवर्स काम करना है इंक्लूडिंग इंटरवल्स, ठीक है, वो हो गया, और दूसरा क्या है कि साधन में कौन से दिन छुट्टी होगी वो हो गया, और अगर छुट्टी वाले दिन काम पे बुलाते हो तो वेजेस जो होंगे वो ओवर टाइम के हिसाब से पे करने पड़ेंगे, तो ये तय किया जाएगा। अब बता रखा है रूल 24 में, कहते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स विच शैल कॉन्स्टिट्यूट नॉर्मल वर्किंग डे, इंपॉर्टेंट है, शैल बी, जहाँ पे अडल्ट का केस है तो 9 घंटे टोटल काम ले सकते हैं उससे, और वर्किंग डे ऑफ एन अडल्ट वर्कर शैल बी सो अरेंज्ड दैट इंक्लूसिव ऑफ द इंटरवल्स ऑफ द रेस्ट इंटरवल को मिला के, ठीक है, उससे कितने घंटे काम पे रखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे के लिए, तो 9 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं, और इंटरवल मिला के खाना पीना सब मिला के, चाय पानी सब मिला के 12 घंटे। चाइल्ड के केस में 4.5 घंटे, ठीक है, और एक दिन में कितने घंटे काम करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 घंटे ही काम करवा सकते हैं। फिर कहते हैं कि प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल इन रिलेशन टू द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयज़ अप्लाई ओनली टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कहते हैं इन पर्टिकुलर केसेस में गवर्नमेंट कुछ रूल्स बना सकती है, इन पर्टिकुलर 5 केसेस में गवर्नमेंट कुछ रूल बना सकती है, ठीक है, तो उनसे जो काम लिया जाएगा सारा कुछ वो क्या होगा, एज पर द रूल्स होगा। जैसे कि कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ एंगेज इन अर्जेंट वर्क हैं और इन एमरजेंसी विच कुड नॉट हैव बीन फोर्सिन और प्रिवेंटेड, कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री में आग लग जाती है, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यानी एक ऐसा ऑर्डर आ गया जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, या जैसे कोविड आया तो कोविड के टाइम में एक कंपनी मास्क बनाती है, एक टेक्सटाइल कंपनी मास्क बनानी शुरू कर दी है, मास्क की बहुत ज़रूरत है उस समय, माहौल ऐसा है, ठीक है, तो उस समय ज़्यादा काम भी लिया जा सकता है। कोई ऐसा अर्जेंट वर्क आ जाता है या ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो पहले जिसको कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सका, तो ऐसे केसेस में काम ज़्यादा भी लिया जा सकता है, तो वो एज पर द रूल्स होगा। कहते हैं एम्प्लॉयज़ एंगेज इन वर्क इन नेचर ऑफ प्रिपेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क विच मस्ट नेसेसरली बी कैरिड आउट आउटसाइड द लिमिट्स लेड फॉर द जनरल वर्किंग इन द एम्प्लॉयमेंट कंसर्न। तो वर्क ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का है, प्रिपेटरी नेचर का है, और जो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे काम होता है उसके बाहर भी वो काम करना पड़ सकता है। जो एम्प्लॉयमेंट क्या है कि असेंशली इंटरमीडिएट नेचर की है, तो एकदम से काम नहीं आता, रुक रुक के काम आता है। तो मान लीजिए एक बंदा है इलेक्ट्रिशियन, एक फैक्ट्री में है, एक फैक्ट्री में एक इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ है, अब क्या है कि मान लीजिए वो घर आ गया, और पीछे क्या है कि ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी बिजली की, तो सारा काम रुक गया वहाँ पे, तो काम ऐसा इंटरमीडिएट नेचर का है कि उसको बुलाना पड़ जाता है कई वेले, ठीक है ना। या एम्प्लॉयज़ जो है एंगेज्ड हैं टेक्निकल फॉर टेक्निकल रीजंस हैज़ टू बी कंप्लीटेड बिफोर द ड्यूटी इज ओवर, ठीक है, कई बार काम ऐसा होता है कि यानी टेक्निकल नेचर का है कि उसको क्या है कि ड्यूटी से पहले निपटाना होता है या पर्टिकुलर टाइम तक निपटाना होता है, तो वहाँ पे क्या है सरकार नियम बना सकती है। एम्प्लॉयज़ एंगेज इन ए वर्क विच कुड नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट टाइम्स डिपेंडेड ऑन इरेगुलर एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, कई काम ऐसे होते हैं जो नेचुरल फोर्सेस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, तो अभी इस समय ऐसा कुछ होगा, इवेंट होगा तो ही वो काम किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या है कि सरकार नियम बना सकती है
रूल्स बना सकती है कि उसके अकॉर्डिंग ही क्या है कि वो टाइम फिक्स किया जाएगा, जहाँ पे क्या है अर्जेंट नेचर का वर्क है, पर ठीक है प्रिपरेटरी या कॉम्प्लीमेंट्री वर्क है, या एसेंशली इंटरमीडिएट वर्क है, या टेक्निकल रीजन से क्या है कि ड्यूटी ओवर होने से पहले ही पूरा करना है उसे, या वो पूरा ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्या है कि जो नेचुरल रीजन्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए एम्प्लॉय इज एसेंशली इंटरमीडिएट। आगे कहते हैं एसेंशली इंटरमीडिएट एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, when it is declared to be so by the approved government on the ground that daily hours of duty of employee, or if there be no daily hours of duty as such for employee, the hours of duty normally include periods of inaction during which the employee may be on duty but it is not called upon to display either physical activity or sustained attention। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहते हैं कि देखिए अब इंटरमीडिएट नेचर की एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि आप आराम से बैठे होते हो, आपको काम ही नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल इनएक्टिव बैठे हो, आराम से बैठे हो, उबासी ले रहे हो, बैठे हो काम पे, बट क्या होता है कि एकदम से काम आता है, आपको काम करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिशियन, अब इलेक्ट्रिशियन क्या है, वो बैठा है फैक्ट्री में, कुछ खराब होगा तो जाएगा ना, उसको रखा हुआ है परमानेंट, ठीक है। अब एकदम से ऐसा हुआ कि यानी कि वहाँ पे क्या है कि सारा माल स्पार्किंग हो गई है, इसे आग लगने का खतरा बढ़ रहा है, तो उसको बुलाया गया फटाफट, एक जगह से स्पार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तार जल गई है, ठीक है, तो आगे ना फैल जाए। तो अब ये इंटरमीडिएट नेचर का काम है, तो उसको बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब से कैसे काम लिया जाएगा, इसके लिए सरकार क्या है नियम बना सकती है, रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स फिक्स किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, एक पर्टिकुलर डे में कितने दिन काम करवाए, कितने घंटे काम करवाया जा सकता है, रेस्ट के रिगार्डिंग एक नियम बनाए जा सकते हैं, या अगर एक छुट्टी वाले दिन काम लिया जाता है तो ओवर टाइम रेट पर उससे काम लिया जाएगा, ठीक है। और फिर बताया कि एक जो अडल्ट एम्प्लॉई है उसे 9 घंटे काम ले सकते हैं, सेपरेट करके इंटरवल वगैरह 12 घंटे हो गया, चाइल्ड से 4.5 घंटे हो गया। फिर कहते हैं कि कौन कौन से केसेस में सरकार नियम बना सकती है, अर्जेंट है या कॉम्प्लीमेंट्री प्रिपरेटरी नेचर है, इंटरमीडिएट नेचर है, तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट ओवर टाइम का ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है इसको हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल आसान है, पर ध्यान ये रखना है कि इसको एक बार समझना ध्यान से, फोकस होता है कि हाँ भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भी मिनिमम वेजेस तय कैसे किए जाएंगे, क्या मेथड है उसके, तो पता है आपको, एक कमेटी मेथड है, एक नोटिफिकेशन मेथड है। एक में क्या है कि गवर्नमेंट कमेटी सब कमेटी बिठाती है, अब वो सरकार को एडवाइस करती है, ठीक है, और एडवाइजरी बोर्ड भी है वो भी सरकार को एडवाइस करता है, तो उनकी एडवाइजेस को मानना ना मानना अप टू गवर्नमेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट तय करती है कि हाँ भी मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए। और दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड है, या नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, फिर क्या है कि जो कंसर्न पार्टीज है वो प्रपोजल भेजती हैं, ठीक है, कम से कम 2 महीने का टाइम दिया जाता है उनको, तो उस प्रपोजल को कंसिडर करके क्या है कि गवर्नमेंट जो है फिर एक नोटिफिकेशन निकालती है जहाँ पे क्या है कि वो जो मिनिमम वेजेस है उसे फिक्स करती है या रिवाइज कर देती है। फिर एक रिवीजन का आ जाता है कि रिवीजन कब करना है, तो रिवीजन कहते हैं गवर्नमेंट को जब सही लगता है कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल बाद। रिव्यू सच, रिव्यू कब करना है, गवर्नमेंट को जब सही लगता है रिव्यू कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के बाद कर सकते हैं, और रिव्यू करने के बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं मिनिमम वेजेस को, ठीक है। 5 साल पूरे हो जाते हैं तो क्या उसके बाद नहीं कर सकते, आफ्टर द लैप्स ऑफ 5 ईयर भी कर सकते हैं, डिले भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कानून में कि हाँ भी अगर 5 साल क्रॉस कर गए हैं, 5.5 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं, तो फिर गवर्नमेंट रिवाइज नहीं कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, रिवाइज भी कर सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इस पार्ट में इतना ही है, बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, जितना किया इसको ध्यान से देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। थैंक यू।